गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत का दिन है। आपको पता है आज के दिन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? आज के दिन की इतनी इंपॉर्टेंस? आज बड़ी अहम हस्ती का जन्मदिन है। आज किसका? कायदे आज़म का तो नहीं है जन्मदिन? नहीं, वो भी सानी है। किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी का जन्मदिन? नहीं, पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी नहीं है। तो फिर किसी एक्ट्रेसेस, किसी आपसे अगर मैं पूछता रहा ना, आपने 1 घंटा लगा देना है, तो बगैर किसी तमहीद और उसके बताएं कि आज हमारे बड़े ज़बरदस्त सीनियर प्रोड्यूसर, अब तो गैस कर लें, उमर भाई का बर्थडे आज। हाँ, उमर भाई, हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। उमर वाहिद भाई का जन्मदिन है। उमर भाई, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी में ना प्रोड्यूसर जो होता है, सीनियर प्रोड्यूसर, उसका बहुत अहम किरदार होता है। तो आज उमर वाहिद भाई की सालगिरह है। आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अल्लाह ताला आपको उम्र दराज अता फरमाए। तो केक सालगिरह के प्रोग्राम के बाद केक से खाते हैं। उमर भाई, वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। मुझे बिल्कुल भी तुमने प्रोग्राम से पहले नहीं बताया। चलिए, पता चल गया ना। बाकी प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह इस पे हम इनसे मुलाकात करते हैं और इन्हें विश करते हैं। आगे प्रोग्राम का आगाज करते हैं बाकायदा। और आपको पता है कि ईद के दिनों में, ईद से 1 दिन पहले स्वीडन में जो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती हुई थी, और उसके बाद दुनिया भर में बहुत ज़्यादा इस पर मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया गया। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर मगरिब हमेशा से इस तरह की मज़मूम हरकतें करता रहता है। अब कुवैती जो गवर्नमेंट है, कुवैती हुकूमत है, उसने बहुत ज़बरदस्त इकदाम किया है। मेरा ख्याल है कि यही असल तरीका होता है। उन्होंने 1 लाख से ज़ायद जो कुरान पाक हैं वो स्वीडिश लैंग्वेज में उनको प्रिंट करवाने का, छपवाने का जो है इरादा किया है। और वो 1 लाख से ज़ायद जो कुरान पाक के नुस्खे हैं वो स्वीडन वहाँ पर लोगों में तकसीम किए जाएंगे, स्वीडिश लोगों में। इसका मकसद भी एक ये होगा कि कुरान का पैगाम क्या है, जिस चीज़ को वो उसकी बेहुरमती कर रहे हैं और जिस तरीके से वो उसको यानी कि जला रहे हैं, तो उनको पता तो चले कि ये तरीका कार है कि इसके अंदर लिखा क्या है। तो मेरा ये ख्याल है कि तमाम 58 ममालिक में ना कुवैती गवर्नमेंट सबकत ले गई है कि इतना खूबसूरत तरीका कि आप उनको उनकी ज़बान में जब कुरान पाक लोग देखेंगे, जब लोग पढ़ेंगे, तो फिर उनको पता चलेगा कि ये कितना आफाकी इसका पैगाम है, इंसानियत के हवाले से कितनी ज़बरदस्त इसमें बातें की गई हैं। और हो सकता है इसके बाद बेशुमार लोग मुसलमान हो जाए इंशाल्लाह। और ये है ना कि इंसान जो है वो, अल्लाह ताला ने तो कह रहा है मुझे तलाश करो, और हिदायत के लिए कुरान मजीद नाजिल किया है। आप और मैं पढ़ते हैं, एहतराम करते हैं, हमारा यकीन है, हम इस वजह से उसका एहतराम करते हैं कि जो कुछ भी कुरान मजीद में लिखा है वो अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया है और हम उसमें कोई रद्द बदल नहीं कर सकते। लेकिन वो तमाम लोग जो कि दायरा इस्लाम से खारिज हैं, उनको नहीं पता कि इसमें क्या लिखा गया। उनको ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं ऐसी कौन सी ऐसी आयात है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि हमें रूगर्दानी करती हैं, इंसानियत से के बरखिलाफ है। लेकिन जब वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो उन्हें समझ आएगी कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई जिसको इतना हवा बना दिया जाता है। फिर एहतजाज के ना मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। लोग सड़कों पर भी आके एहतजाज करते हैं। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पर आवाज़ उठाई, और वो भी एक अच्छा फोरम है एहतजाज का। मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, लेकिन कुवैती गवर्नमेंट का सबसे खूबसूरत तरीका इसलिए अच्छा लगा एहतजाज का कि उन्होंने उन्हीं की ज़बान में कुरान पाक के नुस्खे छपवाने का फ़ैसला किया है ना। तो जब उनकी ज़बान में कुरान पाक होगा, तो जब लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, उनको समझ आएगी कि कुरान के अंदर लिखा क्या है, कुरान का पैगाम क्या है। और फिर जब उसके अंदर ये बात होगी इंसानियत के हवाले से, तो नो डाउट, बिलाशुबा और बेशुमार माजी में ऐसी मिसालें हैं कि वो लोग जो कुरान पाक की नाउज़ुबिल्लाह बेहुरमती करते रहे हैं, जब कुरान पाक उनको सीखने को, उनको देखने को मिला, उसका तर्जुमा जब उन लोगों ने किया, तो उसके बाद बेशुमार लोग मुसलमान हुए। तो ये कुवैती गवर्नमेंट का बहुत एक खूबसूरत इक़दाम है जिसको सराहना चाहिए, और पूरे मुस्लिम ममालिक के लिए ये जो है ना काबिल तकलीद कदम भी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं, आगे लेट्स मूव फॉरवर्ड और कुछ बात करते हैं। आपको पता है कि कल से बड़ा एक हॉट इशू है जो इसराइल के तरफ से, इसराइल के नायब मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, और वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। सानहा 9 मई का भी हवाला दिया गया कि उसके बाद यहाँ पर पुरअमन एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी तनकीद की और पाकिस्तान के कौम की भी तनकीद की। लेकिन वो मैडम शायद खुद ये भूल गई कि फ़लस्तीनी हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। नन्हे बच्चों को उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है जिन पर केसेस ही कोई नहीं है। 5000 फ़लस्तीनियों में से 1100, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। अंदाजा लगाएं, ये वो इजराइल इंसानी हकूक की बात कर रहा है
जिसने फ़लस्तीन के अंदर मजालिम की इंतहा की हुई है। Exactly. और फ़लस्तीन को दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है कि वहाँ पर जिस तरीके से फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है। ये यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक है कि 5,000 में से 1100 फ़लस्तीनी ऐसे हैं जिनमें कोई भी, जिन पर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है, जिनमें बच्चे भी हैं और ख़वातीन भी हैं, और वहाँ पर जो इंसानी हुकूक की पामाली वहाँ पर की जा रही है, जैसे मस्जिद पर नमाज अदा करने के लिए जब वहाँ पर फ़लस्तीनी इकट्ठे होते हैं तो इजरायली फोर्सेस वहाँ पर धावा बोल देती हैं, इबादत गाहों को मस्मार किया जाता है। तो ये वो इसराइल है जो कि किबला अव्वल जो फ़लस्तीन का है हमारा बैतुल मक़दस, वहाँ पे जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुसलमानों को उनकी इबादत करने का भी उनको हक नहीं दिया जाता, और वहाँ पे बेशुमार हज़ारों लाखों फ़लस्तीनी अपनी जानों को गवा बैठे हैं। तो उस इजराइल के मुंह से इंसानी हुकूक की बात करना किसी भी तरह से सूट नहीं करता। और वैसे भी आपको क्या हक पहुंचता है किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में आप इंटरफेरेंस करें, और ऐसे फोरम पर। और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी जानिब से भी बड़ा अच्छा किस्म का ना उन्हें सेटबैक दिया गया है, जवाब दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया, बहुत ज़बरदस्त बात की। और इस पर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। कुछ बात करते हैं आबी जारियत की, पानी के हवाले से। नाज़रीन, जब भी एक तरफ तो बारिशें हो रही हैं, मानसून का आगाज़ है और हमने देखा है कि कितनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। बारिशें तो आसमान से हुई अपनी जगह, लेकिन उसके बाद हमेशा से हम बात करते आए हैं, हर साल भारत आबी जारहियत का मुजाहरा करता है, पानी छोड़ दिया जाता है और इतना वो पानी होता है कि हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं, सैलाब, और हर साल हम इस पे मातम कुना होते हैं, हम नोहा करते हैं, लेकिन हम रोते पीटते तो हैं, लेकिन जो इक़दामात हैं इसी पानी को अगर हम थोड़ी सी इसकी अहमियत का इदराक करें, अगर थोड़ी सी हम अपनी काविशें करें, तो यही पानी जो भारत जो जहमत हमारे लिए बनाता है, इस पानी को हमारे लिए नुकसान का बाइस बनाता है, इसको हम अपने लिए ज़ख़ीरा करके इसका बाइस रहमत बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। हमने कभी भी ना इस तरह के जो सैलाब आते हैं ना, कभी भी इनका रास्ता काट के उनको किसी डैम में स्टोर करने की कभी कोशिश ही नहीं की है कि आपके पास वही सिंतास मुआहदा जो चलता आ रहा है और फिर पंजनत वही, वो तमाम दरिया बैराज वही। कालाबाग डैम की अब कोई बात ही नहीं करता है, अगर वो बन जाता तो ये सारा पानी उसमें स्टोर हो सकता था, लेकिन आपस की चपकलिश और आपस की पॉलिटिक्स की वजह से कोई भी कालाबाग डैम बनाने को तैयार नहीं है, नए बैराज बनने को कोई तैयार नहीं है, किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में जब साफ पानी के ज़खायर कम होते जाएंगे, हमारे ज़ेरे ज़मीन पाकिस्तान के नीचे ज़ेरे ज़मीन बेशुमार मुबस्सिरीन इस बात का इजहार कर चुके हैं कि आइंदा जो जंग होगी वो पानी पर होगी, और पानी के हवाले से हमें शायद हमारे सियासतदानों की, मैं तो ये कहता हूँ, इनकी तरजीहात का हिस्सा ही नहीं है, उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है कि पानी कितनी अहमियत का हामिल है। वो ये और समंदर में चला जाएगा, ये सारे का सारा पानी दुनिया में आप देखें इतनी इतनी बारिशें होती हैं, मतलब पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा 400-400 मिलीलीटर बारिशें होती हैं, मिलीमीटर बारिशें होती हैं, लेकिन वहाँ पर कभी भी हमने नहीं देखा कि वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल हो। वजह यह है कि वो उस पानी को अपने लिए रहमत का बाइस बनाते हैं, उस पानी को उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, डैम्स बनाते हैं, उस पानी को ज़ख़ीरा करते हैं और उसको काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। हमारे यहाँ हर गंगा उल्टी बहती है, गंगा तो उल्टी बहती है, ये जो पानी आ रहा है, अच्छा इसको ये भी कह सकते हैं कि ये गंदा पानी है, इसको इकट्ठा करना, क्योंकि ज़ाहिर है एक रैला जब गुजरता है तो अपने साथ बड़ी चीज़ें बहा ले जाता है, फिर उसमें से गंद को अलहदा करना, साफ़ पानी को अलहदा करना, फिर एक बड़ा ये टाइम टेकिंग वर्क है। लेकिन बात ये ना, इस पे काम तो हमें करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये तो अभी चले, ये बात हो गई बारिशों की और सैलाबी रेले की, और जिस तरह से वो छोड़ दिया जाता है इंडिया की तरफ से पानी, हमारे जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, हमारे जो नदी नालों में पानी आता है, मीठा पानी आता है, हमने तो कभी उनको इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की कि उसको स्टोर कर ले। उसके लिए तो हमें ज़रूरत नहीं है ना किसी भी फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने की। आप ये देखें ना, जिनकी आप बात करें, ये चीज़ें बहुत से ममालिक में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, इतनी नेमतें हैं, इतने अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से नवाजा है, ग्लेशियर्स हैं, उनसे पानी आता है, लेकिन वो पानी हमारे लिए नुकसान का बाइस बनता है। एक तरफ सैलाब से तबाहकारियाँ होती हैं, हमारी फसलों को नुकसान पहुँचता है पानी से, और दूसरी तरफ इसी मुल्क में आप देखें हमारी नाअहली कितनी बड़ी है कि किसान रोता है, उसको फसलों के लिए पानी नहीं मिलता है। बलोचिस्तान में आप चले जाएं, वहाँ पे साफ़ पानी तो दूर, गंदे पानी की लोगों को तलाश होती है। जानवर और इंसान एक ही तालाब से, एक ही नदी से पानी पीते हैं। आप अंदाज़ा करें कि, और उसी मुल्क में हर साल बड़े पैमाने पर सैलाब आते हैं, तबाहकारियाँ होती हैं। अगर हम लोग अपने इस, जिस तरह आपने बात की कालाबाग डैम या दूसरे डैम्स हैं, अगर हमारे सियासतदान सिर्फ़ और सिर्फ
सियासत इन चीज़ों पर ना करें और इन्हीं चीज़ों पर अपनी विल दिखा दें, इन्हीं चीज़ों को अपनी तरजीहात का हिस्सा बना लें, तो यकीन करें ये जो भारत पानी छोड़ता है ये डैम्स में हम ज़ख़ीरा करें, इससे हम इतने ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। हम अपना पानी ज़ख़ीरा करके फसलों को उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। हमारी असेंबली में, नेशनल असेंबली हो गई, सेनेट हो गई, कायमा कमेटीज़ हो गई, इनमें से कभी किसी ने डैम्स बनाने की बात ही नहीं की। वो भाषा डैम बनाने की बात की थी, दया मेरा भाषा डैम, उसके लिए फंड भी बना दिया, लेकिन वो बन नहीं सकता। फंड्स का पता है क्या? वर्ल्ड बैंक से अपील की गई कि हमें पैसे दें ताकि हमने डैम्स बनाने। साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने बड़ी डैम्स के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पर झुग्गी लगाकर भी रहना पड़ा तो मैं वहाँ पे रहूँगा और डैम बनाऊँगा, लेकिन उसके बाद लोगों ने लाखों करोड़ों की तादाद में पैसा दिया, साकिब निसार साहब खुद बाहर चले गए, उसका पता ही नहीं है। ये है एक तवील दास्तान। खैर, माहिर आबी अमूर इंजीनियर सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन साहब आपके वक्त का। सलाहुद्दीन साहब, हर साल हम नोहा करते हैं, रोते हैं कि भारत ने आबी जारहियत कर दी, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा दिया, फिर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बारिशें होती हैं तो सैलाब आते हैं, नुकसान होता है। सर, क्या वजह है? हम दुनिया तो इन पानी को ऐसे चीज़ों को ज़ख़ीरा करके उसके लिए उसको काबिल इस्तेमाल लाती हैं, इस्तेमाल के लिए उसको काबिल बनाती हैं। हमारे यहाँ तो सर हर साल यही चीज़ें होती हैं। क्या वजह है सर? डैम्स क्यों नहीं हम बना पा रहे? अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम इंजीनियर सलाहुद्दीन है और मैं करंटली जो है ना पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज में एज अ डिप्टी डायरेक्टर जॉब करता हूँ। तो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज एक फेडरल इदारा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर काम करता है। बेसिकली ये हम रिसर्च पे ही काम करते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आपने जो है मुझे टाइम दे दिया और इतने इम्पोर्टेंट जो मीडिया जो है ना हर वक्त जो सियासतदान और इन चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है। बेसिकली हमारी भी मतलब मीडिया की मैं अगर बात कर लूँ तो इनकी भी उसमें कुछ वो है, इन्वॉल्व है, क्योंकि सारा मतलब अगर हम मीडिया को देख ले तो 90% वो यही इन्हीं सियासतदानों को और इन्हीं को कवर करते हैं जो इस तरह के इम्पोर्टेंट इशू होते हैं, जिस तरह ये अभी वाटर का आपने वो रेज किया है। तो इस तरह उस पर बहुत कम प्रोग्राम करते हैं। तो बेसिकली जो है ना वो अवेयरनेस की ही कमी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आगे बढ़ती हूँ। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। हम डैम्स क्यों नहीं बना पा रहे? कालाबाग डैम पर अभी कोई बात नहीं करता है। इमीडिएटली जो डैम्स बनने की ज़रूरत है, किन एरियाज़ में बनने की ज़रूरत है, अब तो आपके पास तो सारा डेटा होगा। जी 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 मैडम, अगर आप वेबडा की वेबसाइट को खोल ले और उसको देख ले तो पाकिस्तान में इतना बड़ा पोटेंशियल है। वो मैं परसों पढ़ रहा था कि अभी तक हम जो है अपने जो हमने एस्टिमेट किया हुआ है उसका सिर्फ 12% जो है हम पावर जनरेशन जो है ना वो वाटर से कर रहे हैं। जो पोटेंशियल अवेलेबल है उसका हम 12% अभी हम पैदा कर रहे हैं बिजली। और इसके साथ ही एक जुमला लिखा हुआ है कि ये जो हमने अभी फाइंड किया है उसका भी मतलब सिर्फ ये कम ही मतलब एस्टिमेट किया है। इसका 7 to 8 टाइम्स और भी इसकी पोटेंशियल अवेलेबिलिटी है, मगर ये है कि सिंसियरिटी हो, हम इसकी तरफ ध्यान दे दें। तो बस एक यही इशू है। हम मतलब इसी जो पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंट इशू है इसी पे सियासत करते हैं और जिसका जो है ना मुल्क को खमियाजा भुगतना पड़ता है। यही सर सवाल है। ये जो हर साल सैलाब पानी से जो तबाहियां होती हैं, फिर भारत पानी छोड़ता है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, ये मुमकिन नहीं है इस पानी को हम ज़ख़ीरा करें और इस पानी को काबिल इस्तेमाल, उसको इस्तेमाल के काबिल बनाएं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो ना मतलब आजकल तो सोशल मीडिया का वो दौरा है, यही हम मतलब देखते हैं, पढ़ते हैं। और हमने मतलब चूँकि हमारा बेसिकली रिसर्च ही का है, आपने भी मतलब देखा होगा 3 महीने हम जो है ना फ्लड, ये जो मानसून है स्पेशली 3 महीने जो है वो हम फ्लड से रो रहे होते हैं, 9 महीने जो है हम बाकी ड्राउट से रो रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास डैम बन जाए और इसको हम स्टोर करें तो बाकी 9 महीनों को हम एफिशिएंटली इसमें हम यूटिलाइज करेंगे। लेकिन इसमें भी जो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अभी मतलब जब हम 3 महीनों में हम पानी तो लेते हैं, लेकिन अभी इसमें भी इस तरह का एक होता है टेम्पोरल वेरिएशन, एक होता है स्पेशल वेरिएशन। टेम्पोरल वेरिएशन का मतलब ये होता है कि
वो बारिश जो पहले 24 घंटों में होती थी या 18 घंटों में होती थी, वो अभी 1 घंटे में बरस जाती है। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, एक स्पेशल वेरिएशन है। स्पेशल वेरिएशन इस तरह होती है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि 2022 में हम फ्लड की वजह से रो रहे थे। कितना पानी आया था? तकरीबन 55 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है ना, वो समंदर में चला गया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम कोटरी। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देख ले तो मंगला डैम 50% भी नहीं भरा हुआ था। और इस तरह जो है मंगला तरबेला का अगर हम उसकी बात कर ले तो उसका भी पानी जो है ना वो बिलो नॉर्मल आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बारिशें स्पेशली भी वो चेंज हो रही है टेम्पोरल, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब हम इस अगर मिसाल के तौर पर हम प्रोग्राम बना लेना कि बारिश बहुत ज़्यादा आने वाली है, चलो हमने तरबेला डैम बनाया है, मंगला डैम बनाया है, लेकिन अभी हम जो फ्लड रिसीव कर रहे हैं वो अभी डाउन स्ट्रीम, मिसाल जो सिंध में हमने देखा, हिल टोरेंट एरिया में देखा, अभी इस साल लाहौर में देखा। तो जो है ना ये इसका यही सोल्यूशन है कि हम जगह जगह पर यही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और मतलब इसको यूटिलाइज कर ले। सर और अगर इसको सिंपल करें, सलाहुद्दीन साहब, इसको सर सिंपल करें, मैं आपसे सर ये जानना चाह रहा हूँ हम आपसे कि क्या वजह है फिर इन चीज़ों की राह में रुकावट कौन है? हमारे सियासतदान हैं, उनकी तरजीहात में चीज़ें ही नहीं हैं, फिर वजह क्या है? हर साल सैलाब से तबाहकारियों का हम रोना रोते हैं, क्या वजह है सर? फिर डैम्स उस तरह बंद क्यों नहीं पा रहे? इस तरह आपने कहा कि वहाँ एक तरफ तो इतना पानी समंदर में जाता है, दूसरी तरफ हमारे डैम्स जो हैं वो आधे खाली होते हैं। इसमें बेसिकली एक इशू तो है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हमारे पास जो है ना रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। मिसाल के तौर पर अभी हमने बादशाह डैम और मोमन डैम पे तो काम शुरू ही किया है, लेकिन जो है ना उसके लिए जो पैसे की अवेलेबिलिटी है वो नहीं है। तो मेजर इशू तो यही है, फंड्स की कंस्ट्रेंट का। दूसरा जो वो है ना हमारा जो हमारा तरीक़ाकार है, हम बाज़ात में अगर सारी कौम की बात कर लूँ तो हम जब डिज़ास्टर आ जाता है तो उसके बाद तो बहुत सारे पैसे लगा लेते हैं कि ये ब्रिज मजबूरन लगाना पड़ता है ना, ब्रिज टूट गया, बंद टूट गया, ज़राअत को नुकसान पहुंच गया। लेकिन इससे पहले जो फ्लड से पहले जो प्रोग्राम होना चाहिए, मिसाल इसी तरह अगर मतलब फ्लड से पहले अगर नालों की सही तरह सफाई की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बंद बनाए जाए जो कि आबादी को या इस तरह ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा रही, तो मेरे ख्याल से इन फ्लड से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर सलाम हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने रिसोर्सेज की कमी को तो कहा उसकी कि ये कमी है बुनियादी तौर पर, लेकिन पॉलिटिकल विल मेरा ख्याल है असल मसला पॉलिटिकल विल का है। आपको याद है जब कालाबाग डैम बनने की बात हुई तो उस वक्त हमारे कुछ सिंध के सियासतदान हैं जो सियासत करते हैं KPK में, उन्होंने कहा जी कालाबाग डैम तो बनेगा, सिंध डूब जाएगा, हमारा KPK डूब जाएगा। हाँ। असल मसला आपकी सियासी विल का मसला है, वरना अदरवाइज कोई और वजह नहीं है। वही अगर पैसों की कमी है, जब सैलाब आने के बाद करोड़ों अरबों रुपया उनकी रिहेबिलिटेशन पर हम लगाते हैं, तो वही चीज़ अगर उससे पहले हम लगा लें, अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स हम अपना लें, डैम्स बना लें, पानी को ज़ख़ीरा कर लें, तो हम उस हवाले से मतलब अपनी नुकसान से बच सकते हैं। ये कालाबाग डैम पे ना अब तो कोई बात करता भी नहीं है। मुझे दुख ये होता है कि हम मतलब वी वर सो यंग जब ये काला बाग पर इशू बात होती थी, पॉलिटिकल टॉक शोज में होती थी, पॉलिटिशियन से पूछा जाता था और फिर वहाँ के रहने वालों से पूछा जाता था, और मोस्टली ये वडेराइज्म जो है ना उनकी वजह से कि अगर कालाबाग डैम बन गया तो उसका सबसे ज्यादा फायदा होना है पंजाब को, बना के तो वो बस वो कहते हैं कि पंजाब ऑलरेडी अपर हैंड में है और मजीद उसको फायदा हो गया। तो इनर पॉलिटिक्स बिल्कुल इससे सियासत से आगे बढ़कर बात करें। कल हमने देखा कि बड़ा खूबसूरत सा एक जेस्चर देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, वो एक प्रोग्राम में मौजूद है, लैपटॉप स्कीम का एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पर दूर दराज इलाके में ये प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ पर एक जो नौजवान था, जो स्टूडेंट था, उसने बताया कि खैर उसकी जो ज़बानी है उसी से हम जान लेते हैं बजाय हम इसको कहीं नौजवान ने क्या कहा। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब ने किस जेस्चर से उसको खुशामदीद कहा, उसको दाद दी, वो भी आपको दिखाते। लैपटॉप नहीं है, ये स्टूडेंट के लिए एक खजाना है। वो इसी तरह यूथ प्रोग्राम लेके आए इन टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए, और ये टैलेंटेड स्टूडेंट आपके विजन पे भरपूर उतरेंगे और ये इस मुल्क का फ्यूचर है। कल इंशाल्लाह आपकी कुर्सी पे यही लोग बैठे।
पेशावर के अंदर ये वो तालिब इल्म था जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शुक्रिया अदा कर रहा था और कहता है कि हम लोग इस मुल्क का फ्यूचर हैं और हमें जो है वो तालीम और तरबियत के लिए ज़रूरत होती है। उसके बाद ये जेस्चर देखें वज़ीर आज़म का, खुद अपनी सीट से उठकर उन्होंने उसको गले लगाया और सिर्फ गले नहीं लगाया, उसका हाथ मतलब उसकी हौसला अफजाई करने का तरीका है। उसके बाद सबसे जो मज़े की खूबसूरत चीज़ लगी कि वज़ीर आज़म ने अपनी कुर्सी पर उसको बिठाकर उसकी दाद दी, उसको तारीफ की। तो ये होता है कि किसी की हौसला अफजाई करने का, किसी को इनकरेज करने का। वैसे शहबाज शरीफ साहब जो है ना, इस तरह की चीज़ें, ऐसे जेस्चर्स करते रहते हैं। अक्सर आप देखते हैं किसी स्कूल में चले जाएं, लेकिन ये चीज़ें, इस पर सियासत भी होती है, कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी लेते हैं, बट ये चीज़ें अच्छी हैं। जो वज़ीर आज़म होता है वो कौम का बाप होता है। हाँ। तो इस तरह के जेस्चर से अच्छा पैगाम जाता है, हौसला अफजाई होती है ऐसे लोगों की। पहले भी एक वीडियो इसी तरह से आई थी कि वो शख्स, ही इज़ नाउ लेक्चरर, और वो बता रहा था कि किस तरह मैं व्हेन आई वाज स्टूडेंट, व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तो मुझे लैपटॉप मिला और उसके ऊपर मैं अपनी प्रेजेंटेशंस बनाता था और उसके ऊपर सारा रिसर्च का काम करता था। और उसके बाद शहबाज शरीफ ने इसी तरह जो है वो उसका वालेहाना इस्तकबाल किया और उसे दाद दी। जैसे ही इज टू यंग, लेकिन वो तो लेक्चरर अब बन चुके हैं, तो उन्होंने बड़ा लेकिन जो भी आप इसको कुछ भी कहें, बट ये मंजर बहुत खूबसूरत लगा ना। दूर दराज के जो लोग होते हैं जिनके अंदर इस से महरूमी पाया जाता है, पेशावर हो या कोई और हो, तो वहाँ के जब लोगों को इस तरीके से अप्रिशिएट किया जाएगा तो अच्छा तासुर जाता है। नाज़रीन, ब्रेक की बात हाजिर होती है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जो पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे, जो इजरायली मंदूब की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से तो भरपूर इस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है, मज़म्मत भी की गई है। लेकिन पहले अपने घर में झांकने की बजाय जो फ़लस्तीनियों पर वो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं उस पर बात करने की बजाय पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रोटेस्ट पर इन्होंने बात करनी शुरू कर दी। और फिर इसको जो पीटीआई है, जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनके साथ एसोसिएट किया जा रहा है कि वो अगर ज़बान बोल रहे हैं तो वो उनकी ज़बान बोल रहे हैं। ये पॉलिटिकल जो है ना वो इस पर, और वफाकी वज़ीर शेरी रहमान साहिबा ने इस पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने क्या कहा, आपको वो दिखाते हैं। इस तरह तकलीफ में डालें कि अपना गठजोड़ सामने ले आएं, ये उनकी हामी भरने के बगैर हुआ होगा। अब वो जो चाहें कहें, हम भी जानते हैं लॉबिंग के क्या मकासद होते हैं और कहां तक ये लॉबिंग पहुंचती है। ये कैपिटल हिल से चल रही है और कहां तक पहुंचती है हम देख रहे हैं। अमेरिका से तो मैं हमेशा ये कहूंगी कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के मामलात में नहीं हिस्सा डालना चाहते, हम वहां से अलग रहेंगे। हम बिल्कुल, जो भी पाकिस्तान की हुकूमत है, हमने उस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इनकी कोशिश यही रही है तो एक तरफ से नहीं तनकीद करवा सके, कहीं और पहुंचे, पाकिस्तान के दुश्मनों के पास पहुंचे, जिनके ताने बाने भारत और कश्मीर के खिलाफ जो तशद्दुद होता है, अनगिनत दफा हम ये याद दिला चुके हैं कि ये इनका भी इनका भारत और इजराइल के ताने बाने जुड़े हुए हैं। खास तौर से जो इस वक्त एक्सट्रीम रियासती अमूर हैं, उनके जो इस वक्त मोदी सरकार है, उनका तो यही एक तरीक़ाकार है। बिल्कुल ठीक है। ये है जी मैडम शायरी रहमान, उन्होंने कहा है कि कट छोड़, हमें भी बताया है लॉबिंग फर्म्स क्यों हार की जाती हैं और फिर कहाँ से उसके ताने बाने मिलते हैं। इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर सहर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि अभी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से तो भरपूर मजम्मत भी की गई है, शायरी रहमान का स्टेटमेंट भी आपके सामने है। पर्सनली पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है इस पर, जिस तरह से इसराइल की जानिब से मुदाखलत की गई है? पाकिस्तान का ये अंदरूनी मामला है और सानिया 9 मई जिस पे पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाता है, ये तो उसके सपोर्ट में बयान दे दिया फिर उन्होंने। पहली बात ये है कि जो एक यहूदी लॉबी है उसके अज़ाइम, उनके पाकिस्तान के बारे में सोच और फिक्र, उस सब से हम वाकिफ हैं। यानी एक काबिल ग्रोह जिसने फलस्तीन पे न सिर्फ कब्जा किया हुआ है, बल्कि जिस तरीके से मस्जिद अक्सा की तकद्दुस को जो है वो रोज़ाना निशाना बनाते हैं, जिस तरीके से मासूम लोगों का कत्लेआम होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, बच्चे, ख़वातीन, सहाबी कोई भी महफूज नहीं है, ये तो दुनिया से पोशीदा नहीं है। और उनका जो एक ताल्लुक है जो चेयरमैन पीटीआई से, वो भी जो है मेहर में पोशीदा नहीं है। अगर मैं कहूँगी कि आप हमारी सबकी बातें जो है, अगर अभी आप आज नजरअंदाज भी करें
तो आप हकीम सईद की बात को याद रखिएगा, प्रोफेसर इकरार की बात को याद रखिएगा, आप जो है वो जो है अब्दुल सत्तार ईदी की बात को याद रखिएगा, और आपको जो है चेयरमैन पीटीआई की बातों को याद रखिएगा। उनका जो यानी आप ये देखें, जो शख्स अगर लंदन में मेयर का इलेक्शन हो रहा हो तो पाकिस्तानी ओरिजिन सादिक खान को छोड़ के जो है एक ऐसे शख्स को सपोर्ट करता है जो उसका साबका जो है वो ब्रदर इन लॉ, तो आज भी इस बात की जो है वो कहता है कि जी ये मेरा जो है वो गोल्डस्मिथ फैमिली को, जी बिल्कुल उन्हीं को किया था, सपोर्ट किया था सादिक खान को छोड़ के, को सपोर्ट किया जी। तो ये जो एक सपोर्ट है गोल्डस्मिथ फैमिली की और रॉथस्चाइल्ड फैमिली के साथ जो है चेयरमैन पीटीआई के ताल्लुकात हैं, उसको कोई मतलब नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। फिर मैं कहूँगी कि ये आज नहीं हमें तशवीश तो उससे भी बहुत थी। आप ये देखें, पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई, 100 गाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान पे इंसानी हकूक़ की कहानी जो है बना के उसको जो है उसके इश्तिहारात चलाए गए। इतनी मुनज़्ज़म कैंपेन, आपका ख्याल है कि ये बगैर किसी फंडिंग के सपोर्ट हो रही थी? फिर आप फॉरेन फंडिंग का केस देखें तो आपको नजर आता है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। फंडिंग उन दो मुल्कों से भी हो रही है जिनके साथ पाकिस्तान के बहुत सारे जो है वो जो मफादात हैं उनको खतरा लाक है। ठीक है, तो फिर अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल एक कोशिश की गई इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की, मुसलसल एक कोशिश की गई, कभी हुंडी से पैसा भेजो, कभी लोगों को जो है वो उकसाओ कि वो मुल्क के ही असासों पे हमले करें, वो ग्रीन बेल्ट जला दें, वो शोधा की यादगारें जला दें, वो GHQ पे हमला कर दें, वो कोर कमांडर हाउस जला दें। तो ये जो चीज़ें इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये जो सब कुछ रिएक्शंस आए हैं, ये बगैर एक मुनज़्ज़म कैंपेन के, बगैर एक फंडिंग के, बगैर एक मकसद के तो नहीं हो सकती, और इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया नहीं जा सकता। सेनेटर साहिबा, अब आप क्या समझती हैं? ठीक है, ये सब कुछ हुआ और फिर इजराइल ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से इल्ज़ामात लगाए और तनकीद की, डिप्लोमेटिकली आपकी ही पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब, अब आप क्या समझती हैं क्या होना चाहिए? इजराइल के मज़ालिम तो पूरी दुनिया के सामने आया है, फ़लस्तीनियों के साथ वो जो कुछ कर रहा है, तो अब सिफारती सतह पर हमें क्या कुछ करना होगा? की तरफ से एक बड़ा सख्त बयान जो है आ गया है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जो यूनाइटेड नेशंस का मजलूम है फ़लस्तीन में, उनका बयान भी आ गया है। उन्होंने भी जो है वो इसको जो एक उनका तरीक़ेकार है इसराइल का, उसकी भरपूर मजम्मत की है। उन्होंने पूरे एक खुली जेल बनाया हुआ है फ़लस्तीन को। तो ये कि जो हमारे जो एक सिफारती ज़राए से जो एक रिएक्शन आना चाहिए था वो तो भरपूर आ गया। दफ्तर खारजा ने जो है इसके ऊपर अपना ऑफिशियली जो है वो पोजीशन जो है वाज़ेह कर दी है और ऑफिशियली बयान जारी कर दिया है, और दफ्तर खारजा ने अपने जो है वो ऑफिशियल बयान में जो है फ़लस्तीनियों पे मुज़ालिम करने वाले इसराइल को, पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। बात ये क्यों आज इतने सालों के अंदर पहली दफ़ा हिम्मत पड़ गई, इसलिए कि एक ऐसा तासुर क्रिएट किया गया, और ये आज नहीं, हम तो ये बात बहुत दिन से कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान। सेनेटर साहिबा, बिल्कुल ठीक बात है, हमें तो एहतजाज, पूरी कौम इस पर एहतजाज कर भी रही है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान दे देना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, डू यू थिंक सो कि ये दैट वाज इनफ? नहीं, आपके क्या ख्याल है कि हम देखिए सिफारती तरीक़ेकार जो होते हैं उन्हीं को एडॉप्ट करना चाहिए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, पाकिस्तान ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, यूनाइटेड नेशंस ने उसमें जहाँ पर फ़लस्तीन के ऊपर बात हुई वहाँ पर बिल्कुल शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हुए, और क्या करेंगे मतलब अब आपका क्या हाल है कि मैम, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना हम लोग, ये तो कर सकते हैं कि ठीक है किसी को भी मैं मुदाखलत का हक, सेनेटर साहिबा, किसी को भी मुदाखलत का हक नहीं है किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर, लेकिन हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं, हमारे भी जो हमारी जो हुकूमतें हैं या हमारे सियासतदान हैं, उनको भी चाहिए कि वो खुद से भी अपने मुल्क का, अपने घर का ख्याल रखें। अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ें होती हैं तो ये नहीं होना चाहिए। सियासत में इख्तलाफात अपनी जगह हों, लेकिन एक हद तक चीज़ें रहनी चाहिए कि किसी को मौका तो हम ना दें बाहर बात करने का। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ तक कि इंसानी हकूक़ की बात है वो पार्टी है जो कभी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, लेकिन कोई भी अपने मुल्क की तौकीर पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करता। कोई भी अपने मुल्क में इस बात करना चाहिए भी नहीं, बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आपकी जो है एक जो इंटेग्रिटी है, आपके मुल्क की डिग्निटी है, आपके मुल्क की सालमियत है, उस पर कोई हमला आवर हो। आप बताएं कि अभी तक क्या जो है वो एक्शन लिया गया? मगर अगर आप ये देखें कि इंसानी हकूक़ की पामाली की बात करें
तो चेयरमैन पीटीआई के तो न्यूयॉर्क में जाके बयान दिए। आप ये देखें कि कौन सा सियासी लीडर था जिसको उन्होंने इंतकाम का और वहशत का निशाना नहीं बनाया। क्या साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करके उनसे तमाम सहूलतें वापस नहीं दी? क्या उनके इन्होंने क्या न्यूयॉर्क में बयान नहीं दिया कि मैं एसी उतार लूंगा? कि फरियाल तारपुर साहिबा को शाम रात को ईद की रात को रात के 12 बजे जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी करते हुए अस्पताल से जबरदस्ती घसीट के जेल मुंतकिल नहीं किया गया? ये क्या थी? ये इंतकामी सियासत थी, ये बिल्कुल ठीक है मैडम, अभी उनके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब तो वो माफिया मांग के निकलते जा रहे हैं। उनके साथ तो ये हो रहा है, इनको गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत हुक्म देती है कि इनको जो है गेस्ट हाउस में ठहराया जाए, इनके साथ जो है वो 12 लोगों को मिलने दिया जाए, उनको खाना खिलाया जाए। उनको गिरफ्तार करने जाती है तो पेट्रोल बम बना के फेंकते हैं, उनको तो गिरफ्तार भी नहीं करते, तो इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट को आग लगाते हैं। लेकिन सेनेटर साहिबा आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो एक तल्ख हकीकत है, माजी की पिछली गवर्नमेंट हो या अब की जो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं सियासी मुकदमात तो बनते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ हुआ हमारे सियासतदानों के साथ माजी में भी और अब भी हो रहा है, तो सबक तो नहीं सीखा किसी ने? देखिए बिल्कुल सबक, बिल्कुल जो है सियासतदानों के साथ कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आप उनको सियासतदान कहेंगे? मुझे आप ये बताएं, ये किसके अज़ाइम होंगे कि आप पाकिस्तान की जो है वो शोहदा की यादगारों में हमला करें? ये किसके अज़ाइम होंगे? कौन करता है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले? ये किसके अज़ाइम होंगे कि आप जो है वो मुल्क के फासलों को आग लगा दो? ये किसके अज़ाइम होंगे कि कहेंगे कि ये रेडियो यकीनन किसी भी तरह से ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं की जा सकती, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इससे पहले भी हम 12 दफ़ा ये कह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर सहर कामरान साहिबा आपके। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी कुछ बात करते हैं पाकिस्तान जो कि ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चर कंट्री। ये खबरें सामने आई थी कि इस साल पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप होगी गंदम की और वाफर मिकदार में गंदम मौजूद होगी। उसके बावजूद सस्ता आटा नहीं, सस्ती रोटी नहीं, किसानों को जिस दाम पर गंदम खरीदते हैं आगे हुकूमत उसी दामों पर या उससे थोड़ा मुनाफा रखकर सस्ता नहीं है और दूसरा मेयारी भी नहीं है। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी 70% मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर होता है। लेकिन जैसे जैसे अब हम मामला देख रहे हैं तो हमें लगता है वो जो बातें थी ना सिर्फ किस्से कहानियाँ थी, अब हकीकत में तो कुछ और है। बल्कि एक वक्त तो ऐसा आया और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो बुनियादी वजह है वो हमारे हुक्मरानों की नाअहली है। कोई शक नहीं है पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, लेकिन ज़राई मुल्क में जब आपको आटे का थैला 2900 रुपए, 2500 ईद से पहले 2500 था और ईद से बढ़कर 2900 रुपए का हो गया। पहले 2400 का था, 2400 से अब वो चला गया 2900 पर। और आपको पता लास्ट गवर्नमेंट में तो ये भी हुआ था कि आटा इंपोर्ट किया गया था। जी, हमने कहा कि हमारे पास आबादी से बहुत ज्यादा तादाद में आटा मौजूद है और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने वो गंदम को कर दिया एक्सपोर्ट कि हमें डॉलर्स चाहिए। हमने कहा जी आप ले जाएं, हमारे पास तो वाफर मिकदार में मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर खाने को रोटी नहीं मिली, फिर महंगे दामों उसको वापस लेकर आए। इन महंगी कीमतों का जिम्मेदार कौन है? हमारे हुक्मरान हैं, फ्लोर मिल्स मालिकान है कौन जिम्मेदार? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ चौधरी इफ्तिखार अहमद मट्टू साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया मट्टू साहब आपके वक्त का। सर ये बताएं कि अब बुनियादी जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, उसके बावजूद 2900 रुपए का आटे का थैला मिलना हमारे हुक्मरानों की नाअहली है। फ्लोर मिल्स मालिकान जो हैं वो महंगा बेचते हैं। बुनियादी जिम्मेदार आप किसको करार देंगे? वजह क्या है इस आटे के महंगे होने की? देखें जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल अल्लाह का शुक्र है कि बम्पर क्रॉप हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो वर्किंग करवाई थी उसमें 2 करोड़ 85 लाख टन गंदम इस साल पैदा हुई, जो एक हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। लेकिन महकमा फूड की नाकस पॉलिसियों की वजह से पिछले साल हमारे पास 18 लाख टन फ्लोर मिल इंडस्ट्री के पास गंदम थी, लेकिन इस वक्त सिर्फ 8 लाख टन गंदम है हमारे पास। इस बात को छोड़ दें कि बम्पर क्रॉप हुई है, कितनी गंदम हुई है, क्या हुआ है, मैं सिर्फ पिछले साल के साथ आपको कंपैरिजन करवा रहा हूँ इंडस्ट्री के साथ। इंडस्ट्री गवर्नमेंट अगर स्टेक होल्डर है तो इंडस्ट्री भी स्टेक होल्डर है। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के पास जाना चाहिए था। तो पिछले साल से 10 लाख टन 1 करोड़ बोरी इंडस्ट्री शार्ट है, वो होल्डर्स को करवाई गई, स्टॉक करवाई गई। जो इस वक्त गंदम को थोड़ा थोड़ा रिलीज कर रहे हैं,
और वो अपने रेट मनमाने रेट जो है वो ले रहे हैं। जब परचेज हो रही थी तो उस वक्त जगह जगह नाके, मिल के सामने से गाड़ियों को पकड़ना, और जितनी गंदम थी उसका फोकस यही था कि हम उसको उठाएं, मतलब इंडस्ट्री की गंदम जो है ना वो होल्ड करें। तो उससे हुआ क्या? हेलो, आवाज? जी जी मटू साहब बताइएगा। मटू साहब आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। ये तो बड़े बड़े आप जो बातें कर रहे हैं ना, बम्पर क्रॉप हुई ना हुई, नाकिस पॉलिसीज हैं, ये सब आवाम को पता है। लेकिन अब इसमें गरीब आवाम का कसूर क्या है? एक तरफ है फ्लावर्स मिल्स वाले, एक तरफ है गवर्नमेंट है, पिस बीच में कौन रहा है? किसान, जिसको गंदम की पूरी कीमत नहीं मिल रही, या वो शख्स जो कि तंदूर से रोटी 30 रुपए की खरीदता है। गवर्नमेंट जब तक स्टेक होल्डर को बिठाएगी नहीं, डिसीजन नहीं लेगी, तो अल्टीमेटली ये चीजें उसको फेस करनी पड़ेंगी। अगर जो पिछले 3 माह में हुआ है कि 6,000 रुपए मन गंदम पिंडी में बिकी है, 5500 के हिसाब से आपके लाहौर में बिकी है, 3200 के हिसाब से थैला बिका है, 2,200 3,000 के लगभग लाहौर पे ये गंदम सेल हुई है। इस वक्त भी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब रोजाना ये कह रहे हैं, उनके बयानात आ रहे हैं कि हम गैस किटिंग करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे, ऑक्शन में जाएंगे। इस तरह की चीजें जो है, लेकिन मटो साहब हुकूमत ये कहती है हम तो जो फ्लोर में होल्डर्स के पास सर, जब तक उससे गंदम नहीं निकलवाएंगे तब तक ये रेट नीचे नहीं आएंगे। दूसरा हाल इनके पास ये है कि इनके पास 40 लाख टन गंदम इस वक्त मौजूद है। गंदम जखीरा जो करते हैं वो फ्लोर मिल्स मालिकान ही करते हैं ना मटो साहब। सर, जिनकी आप बात कर रहे हैं स्टोर की हुई है, तो वो फ्लोर मिल्स मालिकान ही करते हैं ना। जो यही तो भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारी हिस्ट्री ये है कि पिछले साल हमारे पास 18 लाख टन गंदम मौजूद थी फ्लोर मिलों के पास। इस वक्त महकमा खुराक की नाकस पॉलिसियों की वजह से 10 लाख टन हम शॉर्ट हैं। बम्पर क्रॉप को छोड़ दें, वो जो 10 लाख टन 1 करोड़ सर आप बात नहीं समझ रहे। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन वाले वही तो गंदम को स्टोर करते हैं ना, और उसके बाद जब शॉर्टेज होती है उसी गंदम को महंगे दामों बाहर निकालते हैं। नहीं, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। बेशक मिलों वाले स्टोर करते हैं, उनका रॉ मटेरियल है, उन्होंने गंदम से अपनी मिल को चलाना है। गंदम होगी तो उनकी मिलें चलेंगी। फिर दूसरी बात, गवर्नमेंट सब्सिडी तो देती है, इतनी बड़ी तादाद में सब्सिडी भी दी जाती है फ्लोर मिल्स। सर, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है फ्लोर मिल्स मालिकान को, बड़े अच्छे रेट, यानी बहुत अच्छी सब्सिडी देती है। उसके बावजूद सर जो है सेक्रेटरी फूड है हमारे मान भट्टू साहब, वो कह रहे हैं जी हम गैस किटिंग करेंगे, हर 3 माह बाद रेट रिवाइज करेंगे, या हम ऑक्शन में जाएंगे। जब वो ऑक्शन में जाएंगे या वो ये बयानात जब देते हैं तो मार्केट में ये चीज पैदा होती है कि इन्होंने तो बहुत महंगी गंदम देनी है, चूंकि इन्होंने तो पैसा जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों को कैश में दे देना है, तो गंदम वही पैसा इन्होंने गंदम महंगा करके निकालना है। ये कंसेप्ट मार्केट में सर ये बता दें गवर्नमेंट गंदम पर कितनी सब्सिडी दे रही है फ्लोर मिल्स मालिकान को? आप सर पंजाब का रेट कम हो जाएगा। चौधरी साहब मेरी बात सुन लीजिएगा सर, बात सुन लें। आप चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के ओहदेदार हैं, प्रेसिडेंट हैं। सर गवर्नमेंट, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी दे रही है फ्लोर मिल्स मालिकान को? नहीं देखे ना, पिछले साल उन्होंने 2200 के हिसाब से खरीदारी की, 2200 के हिसाब से, और इन्होंने आखिर में 3900 के हिसाब से हमें गंदम रिलीज की, डबल प्राइस पे ऑलमोस्ट, और उसी का रमजान पैकेज में एक सस्ते पैकेज बना के दे दिया। ये हम इन चीजों में सियासत में हम नहीं जाना चाहते। बात तो ये है कि जो खरीदारी अब इन्होंने की है 3900 रुपए के हिसाब से खरीदारी, अगर ये अपने पेट्रोल और टीएडी अपनी तनख्वाहें और गैर जरूरी अखराजात ऊपर डाल के और उसको सब्सिडी की शक्ल दे दे, वो तो फिर गवर्नमेंट के अखराजात अवाम के ज्यादती है, फिर बिल्कुल ज्यादती है। अब हुकूमत को ऐसे करना ही नहीं चाहिए। चौधरी साहब ये बता दीजिए, स्मगल भी तो होती है पाकिस्तान से, गंदम स्मगल भी तो की जाती है, अफगानिस्तान जाती है गंदम। इस वक्त नहीं चल रहा स्मगलिंग की वजह यह है कि दुनिया में इस वक्त गंदम महंगी है। पाकिस्तान में गंदम इस वक्त महंगी है। दुनिया इस वक्त पहले $400 पे थी, अब वो 250 के अंदर आ गई है। अफगानिस्तान में हमसे पेट्रोल भी सस्ता है, आटा भी सस्ता है, और उधर के लोग हमसे अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। लम्हा फिक्रिया है कि हम गैर जरूरी अखराजात और जो हमारे जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो अवाम। सर लास्टली ये बता दें कि ये जो इतनी बुरी क्वालिटी है, नाकिस आटा जिसको कहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए
जो आटा है ना, वो एक मार्केट ट्रेंड है वाइट आटा खाने का। वाइट आटा इस वक्त जो हम दे रहे हैं वो 18 से 20% ब्रांड लेते हैं। ये हमें स्ट्रिक्ट करते हैं कि आपने, चूंकि हम ये आटा बना रहे हैं खास लोगों के लिए, और उन्हें 12% ब्रांड एक्सट्रैक्ट करके हमें जो आटा बनवाया हमसे जा रहा है वो लामाला ब्राउन होता है। उसके अलावा ये हमें इम्पोर्टेड गंदम देते हैं। इम्पोर्टेड गंदम जो है कोई भी जिम्मेदारी जो है ना अपना गलती मानने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया। चौधरी इफ्तिखार अहमद भट्टो मौजूद थे। उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन वाले हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात गवर्नमेंट पे हैं। गवर्नमेंट कहते हैं गवर्नमेंट अपना मलबा उन पर डालती है, लेकिन वो स्टोरेज कर तमाम लेते हैं। मामले में आवाम जो है ना पिस आवाम रही है। ज़रे मुल्क के अंदर 30 रुपए की रोटी मिलना, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। खैर अब आगे बढ़ते हैं, आईटी की कुछ बात करते हैं। बिल्कुल जी, आईटी की बात करें तो ऐसा हुआ है पहली बार कि एक रोबोट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद एआई पर इतना काम हो रहा है और बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि खाली जाएंगी। रोबोट ने मीडिया का सामना किया, मीडिया के सवालात के जवाबात दिए। जी बिल्कुल, एक इंसान का तैयार करदा रोबोट, और उसके बाद उस रोबोट ने उतने हज़ारों इंसानों को फेस किया है। और उसके बाद ये आगे कहा जा रहा है कि आगे आने वाले नेक्स्ट टाइम में कुछ ही सालों में इतनी एडवांस हो जाएगा सब कुछ कि आपको सब कुछ ही वर्चुअली मिलेगा। आपके ऑफिस वैसे अकल दंग रह जाती है। आज से 4 या 5 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक रोबोट बनेगा और वो इंसानों के सवालों के जवाब देगा। अकल दंग रह जाती है कि आप यहाँ से अंदाजा लगाएं। अब ये देखिए कि साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है। अच्छा, जहाँ पर इसके फवाइद है ना, नुकसानात भी हैं, इसके कुछ नुकसानात भी हैं। और नुकसानात के हवाले से कहा जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इंसानी जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो नौजवानों का मुस्तकबिल है, उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि जब एआई आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, तो उसके बाद बेशुमार नौजवानों को अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़ेंगे। अमेरिका में ऐसा हुआ भी है और बैंकिंग सेक्टर में ऐसा हुआ है स्पेशली, और जो एक डिलीवरी ऑप्शन होती थी उसमें ऐसा हुआ है। और आपको पता है दुबई के अंदर ड्राइवरलेस कार्स भी चलना शुरू हो गई हैं कि उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवरलेस कार्स भी चल रही हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ जराइम की दुनिया से आपको ख़बर देते हैं कि दिन ब दिन जराइम में जिस तरीके से तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और इससे बड़ा अलमिया सितम बालाए सितम ये है कि ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में बहुत तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेशुमार वाक़यात ऐसे हुए हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो हैं 5,500 से ज़ायद ख़वातीन सिर्फ अगवा हुई हैं। अंदाज़ा लगाएं कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। जो बाकी ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात तो अलग हैं, 5,500 से ज़ायद ख़वातीन अगवा हुई हैं। इसके अलावा बेशुमार ज़्यादती के वाक़यात हैं। 10,000 ख़वातीन जो हैं साल के पहले माह में उन पर तशद्दुद किया गया है। 1,500 बच्चों को अगवा किया गया है। और ये इंतहाई गवर्नेंस के हिसाब से अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद यह है कि ये जो डाटा हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं 2023 जो कि अभी शुरू हुआ है, और 2023 के जो पहले 4 महीने थे जनवरी से अप्रैल तक, उसमें तशद्दुद के जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं उसकी फहरिस्त के मुताबिक ख़वातीन पर तशद्दुद के 10,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। बच्चों पर तशद्दुद के तकरीबन 2,000 के करीब वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और 5,551 ख़वातीन, ये सिर्फ 4 महीनों का डेटा है। से ज़्यादती के 1,111 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और ये वो जो रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा आप देखें कि बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट होते ही नहीं है, मीडिया पर आते ही नहीं है। ज़्यादा आखिर इन जराइम के वजूहात क्या हैं? एक तो इसकी बुनियादी वजह मुझे ये लगता है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है। सज़ाएं इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने का सोचे भी ना। खैर, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए बैरिस्टर वकास अब्रेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। ये बताएं कि आपको क्या लगता है पहले 4 माह के अंदर 2023 के इतने ज़्यादा इन केसेस में इजाफा हुआ है जराइम के, फिर हम ये भी देखते हैं कि केसेस चलते हैं, उसके बाद जो मुजरिमान होते हैं वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं वजह है कि कानून साजी ज़रा मरबूत होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक कानून साजी का ताल्लुक है तो 160 साल पहले जो कवानीन मौजूद थे उसमें भी रेप के हवाले से सजाएं मौजूद है, उसमें किडनैपिंग के हवाले से भी सजाएं मौजूद है, उसमें तशद्दुद के हवाले से भी, चाइल्ड रेप के हवाले से भी। मीनिंग देयर बाय जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है जो कि प्री पार्टीशन लॉ है 1860 से मौजूद है और अभी भी पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग क्रिमिनल लॉ के तौर पे
ऑप्ट किया जाता है उसके तहत सजाएं दी जाती है, जिसमें 511 सेक्शन रखे जाते हैं। तो जहाँ तक कानून साजी का ताल्लुक है, तो मैं इस चीज़ से तो डिसएग्री करूंगा कि कानून साजी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि जो पौने 200 साल पुराने कवानीन है, अगर उनको भी हम इन प्योर सेंस, इन स्ट्रिक्टो सेंस इन्फोर्स कर दें, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और अपनी स्टेट में इंश्योर करें, तो अल्टीमेटली उसके फरूश या उसके नताइज हासिल किए बैरिस्टर जा साहब सकते बिल्कुल हैं। ठीक है, आपकी दूसरी बात जो ठीक फिजा है, ने बात लेकिन की, आप ये देखिए कि जो ये डेटा हमने अभी शेयर किया है, इसमें जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात मेरे लिए भी थी वो ये था कि लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। अभी लाहौर सेफ सिटी कैमरों की वजह से भी जो है वो पहुंचा जा सकता है जो भी कल्प्रिट्स हैं। उसके बाद लाहौर जैसे जहाँ पर आबादी का एक बड़ा हिस्सा सूबाई दारुल हुकूमत है, पढ़ा लिखे यहाँ पर कौम है, वो ऐसे वाक़यात में मुलविस है। तो फिर जो दूर दराज के जो पंजाब के बाकी जो बिल्कुल ही रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो क्राइम रेशो शायद इससे भी बहुत ज़्यादा होगा। देखिए, आई डू एग्री विद यू, यू पीपल हैव हिट द नेल ऑन द हेड। अगर कैपिटल सिटी के अंदर क्राइम का, जराइम का, किडनैपिंग और सबसे सेंसिटिव और हीनियस ऑफेंसेस का ये हाल है, तो दूर अफ्तादा इलाकों के अंदर क्राइम की रेशो क्या होगी? दिस इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन, द क्यूरी ऑफ द डे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाक़यात जिसको हम समझ रहे हैं कि 10,000 ये वाक़यात हैं, 1111 ये वाक़यात हैं, मैं ये समझता हूँ दीज आर द टिप ऑफ आइसबर्ग। ये ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं, या आटे में नमक के मुतरादिफ, ये सारे के सारे जराइम है, चूँकि बहुत से क्राइम, बहुत से जराइम रिपोर्ट ही नहीं होते, जिनसी हिरासत की रिलेटेड रिपोर्ट ही नहीं होते। जुजात आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, वो इसलिए रिपोर्ट नहीं होते कि हमारे पुलिस स्टेशन जो है वो विक्टिम के साथ जिस तरीके से सौतेली माँ से बदतर सलूक करते हैं, फिर उसके बाद जब वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अदालतों का रुख करते हैं और जो एक लंबा प्रोलॉन्ग प्रोसेस उनको फेस करना पड़ता है, उसके बाद उनके घर वाले उनसे हाथ जोड़ते हैं कि जो तुम्हारी इज्जत के ऊपर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश की, किडनैप करने की कोशिश की, जो तुम्हारी बची कुछ इज्जत है वो तुम्हारी पुलिस स्टेशन के अंदर या अदालतों के जिल्लत रसवाई और रुसवाई की नज़र होगी, तो बेहतर ये है कि हम इसको परस्यू नहीं करते। वजह हमने गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर देखा, पिछली हुकूमत में भी और PDM की मौजूदा हुकूमत के अंदर भी हमने ये चीज़ें देखी कि बारहा इस चीज़ों का जिक्र किया गया कि केमिकल कैस्ट्रेशन की जाएगी, नामर्द बनाया जाएगा, सरेआम फांसियाँ दी जाएंगी। और अगर आपको याद हो तो फरवरी 2020 में और एट द सेम टाइम फरवरी 2022 में हमारी सेनेट ने फांसी का भी कानून बनाया, केमिकल कैस्ट्रेशन का भी कानून प्रपोज किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये वो कागज़ के फूल थे जिनसे आज तक खुशबू नहीं आई, या गोंगलुओं से मट्टी झाड़ दी गई। अभी तक इनकी इन्फोर्समेंट को, इम्प्लीमेंटेशन को सोसाइटी में वकास, मैं यही बात कर रहा हूँ, फिर कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, लूप होल्स तो हैं मौजूद उसमें, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लूप होल्स मौजूद हैं जिनको विद द पैसेज ऑफ टाइम एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी ये कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है कि सहा से शायद सजाएं दे, इबरतनाक सजा दे, होलनाक सजा दे, डेथ एंड पनिशमेंट, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी ये कहती है, हमारा इस्लामी कानून भी ये कहता है कि जिस माशरे में जुल्म करने से पहले, जबर करने पहले लोगों के ज़मीर नहीं कांपते, उनकी टांगें नहीं लड़ती, उनको सरेआम चौंको चढ़ाव में फांसियाँ दी जाएं, इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि सोसाइटी में इस तरह के लोग जो दबीज और रकीए के जहानों को लूब रखते हैं, उनके जहन पे ये चीज़ जरूर रक्स करे कि कल अगर हम भी इस तरह के जुर्म का इर्तिकाब करने की कोशिश करेंगे जाएगी तो हमें भी सज़ाएं दी जाएंगी। लेकिन मैं मजाक ये समझता हूँ कि सजाए मौत तो हमारे कानून के अंदर रखी गई है, लेकिन सजाए मौत तो हम उसको देंगे जिसको हमारी अदालतें कन्विक्ट करेंगी। अदालतें उसे कन्विक्ट करेगी कि जिसके केस प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन क्वालिटेटिव होगी, शहादतों का म्यार जो है वो मुस्तनद होगा और अप टू द क्राइटेरियम ऑफ द अपेक्स थोड़ा हाई कोर्स होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पुलिसिंग के अंदर, हमारे क्रिमिनल जस्टिस वकास, आप चूँकि लॉ एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल ठीक है, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं, क्योंकि मुद्दई को पता नहीं होता, उनके लिए तो जिनके साथ जो विक्टिम फैमिली होती है, एक तो ऐसा इंसिडेंट हो जाना, उसके बाद जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो इतने ज़्यादा किसी FIR में लूप होल्स रख देते हैं कि अगर आपकी FIR कमज़ोर है तो उसके बाद अदालत से आपका केस जो है वो फारिग हो जाएगा, कल्प्रिट्स अगर पकड़ भी लिए जाए तो उनकी ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि अदालत जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर चलती है। क्या ऐसे लूप होल्स हैं जो एक FIR दर्ज करवाते हुए, ज़िम्नियाँ भरते हुए, जिनका ख्याल रखना चाहिए, और कौन सी दफ़ात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अगर वो दफ़ात बीच में लगा दी जाए जो भी इस तरह के वाक़यात होते हैं? देखिए, जो पूरे 200 साल पुराना कानून है उसी के तहत FIR दी जाती है, सेक्शन 365 और एट द सेम टाइम सेक्शन 376 है जो रेप की बात करता है, जो और एट द सेम टाइम 365 अबडक्शन की और किडनैपिंग की बात करता है। उसके अंदर ये दोनों प्रोविजंस को देखें तो इसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 376 में सजाए मौत है और मिनिमम जो है इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ या
10 साल तक रखी गई है। और फिर हम बात करते हैं किडनैपिंग, तो उसमें भी कैपिटल, उसमें भी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक की पनिशमेंट को अनंशिएट किया गया। जो आपने बात की कि जब FIR का इंदराज किया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका ख्याल रखना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो कि FIR का इंदराज करते हैं, बेसिकली वो कानून की ABC भी नहीं समझते, वो लॉ नोइंग नहीं है, उनकी कोई LLB की बैकग्राउंड नहीं है। लिहाजा जब तक हम अपने सिस्टम को ओवरऑल चेंज नहीं करते, हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो हमारे ASI हैं जिनको PCS के थ्रू भर्ती किया जाता है, इनकी जो बैकग्राउंड है वो लीगल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका काम प्रोसिक्यूटर के साथ है, अदालतों के साथ है। अगर ये लॉ नोइंग होंगे, अल्टीमेटली कानून में कुछ हुक्म अच्छा नहीं वकास, छोड़ेंगे। दो मसाइल का सामना करना पड़ता है, दो अजियतों से गुजरना पड़ता है विक्टिम को। एक तो उसके साथ जो ज़्यादती हुई, जो भी उसके साथ हुआ होता है, उसके बाद जब वो रिपोर्ट करवाने थाने जाता है, ख़वातीन के लिए स्पेशली, वहाँ पर तो जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन आप होती है, जिस तरीके से तफ्तीश की जाती है, और लगता है ऐसे है कि जैसे उन बेचारों पर ही सारा बर्डन डाला जा रहा है और वो इतनी अजियत से गुजरते हैं, इसलिए अक्सर ऐसे केसेस हैं वो रिपोर्ट तक नहीं होते। बिल्कुल वजाहत भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। इसमें होता ये है कि जब भी किसी खातून के साथ, गरीब के साथ, विक्टिम के साथ कोई सानिया कोई वाक़या पेश आता है, वो कोर्ट कचहरियों का ये सबसे पहले थाने का रुख करता है, तो थाने के साथ उसके साथ जो नारवा सलूक किया जाता है, और उसे शायद ये महसूस हो रहा होता है कि मैं खुद मुजरिम हूँ या मैं खुद मुलजिम हूँ, और मैं यहाँ पे रिपोर्ट अपनी दादरसी के लिए, इंसाफ लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे तो इस तरह देखा जा रहा है कि मैं गिल्टी हूँ, मैं एक्यूज हूँ, मैं मुलजिम हूँ। और फिर उसके साथ जिस तरीके से सलूक किया जाता है, उसे बिठा दिया जाता है। हालांकि हमारा कानून, हमारा आइन ये कहता है कि जो भी एक गरीब है, जो भी विक्टिम है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी और उसकी दादरसी के लिए और लीगल इम्पेडिमेंट्स इम्पोज करने के लिए एज सून एज पॉसिबल या मैक्सिमम रियासत जो है उसकी ग्रीवनेस की रीड्रेस करने के लिए कोशिश करें। लेकिन हमारा जो पुलिस कल्चर है, जो थाना कल्चर है, माज़रत के साथ इसके अंदर इतने ज़्यादा सुकम है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा कजिए हैं, कमी है, कोताही हैं, और एट द सेम टाइम हमारे पुलिस ऑफिसर टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस इशू, कि शायद उस तरीके से बोनाफाइड इंटेंशन के साथ एक विक्टिम को अपनी बहन नहीं समझते या एक विक्टिम को। वकास साहब ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा वकास, ज़रा इस बारे में भी हमारी रहनुमाई करिएगा कि जो कमज़ोर होता है, जो विक्टिम है, जब उसके साथ ये मामला होते हैं इंतहा का, यानी कि ज़्यादती की जाती है या अगवा होती हैं ख़वातीन, कुछ ऐसे मुकदमात नहीं होते हैं कि कहाँ जहाँ पर रियासत को मुद्दई बनना चाहिए कि उन्हें पता है कि एक कमज़ोर है और उसके पास ना तो इतनी इस्तात है, ना तो उनके पास इतने माली वसाइल हैं कि वो केस को आगे प्रोलॉन्ग कर सकें, तो रियासत की कहाँ पर जिम्मेदारी होती है? क्या ऐसा मामला होता है कि जिसमें रियासत मुद्दई बनती है, रियासत फरीक बनती है? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जिन केसेस के अंदर रियासत फरीक बनती है, वो केसेस को बड़ा मजबूत और तवाना केस कंसीडर किया जाता है कि इस केस के अंदर हर सूरत में इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। बट वेरी अनफॉर्चुनेट जो पाकिस्तान के अंदर हालात वाक़या थे, इससे यकसर मुख्तलिफ हैं। वो इसलिए कि जहाँ पे रियासत मुद्दई बन जाती है, इससे मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस केस को परस्यू करेंगे और इस केस के अल्फा एंड ओमेगा को, इन एंड आउट्स को, और इस केस के ऑल इन ऑल मजमूई तौर पे वही फैसले करेंगे। अगर वो किसी किस्म की कोई रिश्वत ले लेते हैं, वो किसी किस्म की कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो एक मुद्दई को उठाना पड़ता है, जो कि उनकी बड़ी निगाहों से वो एक तफ्तीशी ऑफिसर की तरफ देखता है। और अगर वो तफ्तीश के अंदर कोई झोल रख देता है या अदालतों में प्रॉपर तरीके से वो पेश नहीं होता या तफ्तीश नहीं करता, तो वो केसेस जो है उनका कोई मुकद्दर या उसका कोई सर पैर नहीं होता, कोई कुछ पता नहीं चलता तो उन केसेस का आगे क्या करना है। हमारे मुल्क में हालात जो है ऑल टुगेदर डिफरेंट। हालांकि पूरी दुनिया में देखें तो रियासतें जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, माहदा इमरानी के तहत, रियासत के शहरी जो उसको टैक्स देते हैं, जो अपनी विश एंड विम को वोट के जरिए एक्सप्रेस करता है, उसके बाद रियासत की ये जिम्मेदारी है कि इज्जत आबरू माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करे, और कोई शख्स जो किसी भी शहरी की इज्जत आबरू माल जान को पमाल करने की कोशिश करता है, तो अल्टीमेटली रियासतें वहाँ पे स्टैंड करती हैं, इबरत का निशान बनाती हैं। ऑब्वियसली ये इस रियासत की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास तब्रेज़ हमारे साथ मौजूद थे। और जो विमेन ख़वातीन जो इस तरह के तशद्दुद का निशाना बनती हैं, मुझे लगता है इस मुआशरे को ना थोड़ी तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ी का लफ्ज़ इज़ाफ़ी है, बहुत ज़्यादा पैसे की निस्बत और बाकी चीज़ों की निस्बत ना, तालीम की निस्बत, इस मुआशरे को तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप घर में देखेंगे ना कि कोई भाई किसी बहन पर हाथ ना उठाए, वालिद अपनी बेगम पर हाथ ना उठाए, उसके बाद ही जो है वो घर का माहौल बदलेगा। और फिर यही यूथ उसके अलावा सबसे अहम चीज़, जब तक कानून का कोड़ा सख्त नहीं होगा, कानून का कोड़ा सख्त होकर इन मुजरिमान पर बरसेगा नहीं ना,
अनटिल और अनलेस ये वाक़यात जो है ना नहीं रुक सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। और बतौर मुआशरा हम लोग इतने अखलाकी नहतात का शिकार हो चुके हैं, इतनी अखलाकी पस्ती पे हम लोग गिर चुके हैं कि एक से बढ़कर एक वाक़या ऐसा आता है कि आपकी सर शर्म से झुक जाते हैं। और इसका एक ही हल है, जिस तरह वकास ने भी बात की, इबरतनाक सज़ाएँ, कानून को हरकत में आना चाहिए। और ये जो मुजरिमान हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, इनको जब तक आप कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे ना, अनटिल और अनलेस ये ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, मीडिया पर रिपोर्ट होंगे, आप में इस पर प्रोग्राम करेंगे और इवेंचुअली वही होगा जो चीज़ें आए रोज़ हमें वाक़यात देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए खबर अफसोसनाक लाहौर के अंदरून भाटी गेट से हमें आ रही है। वो अभी ये रिसेंटली ये वाक़या हुआ है और रात के 3 बजे एक ही कमरे में तमाम अफराद एक घर के मौजूद थे भाटी गेट के, और आग लग गई। आग लगने के बायस एक ही ख़ानदान के 9 अफराद झुलस गए हैं। सिर्फ एक शख्स जिसकी मौके पर आंख खुली है और वो भागकर नीचे आ गया है। ये 3 मंजिला इमारत बाकी 9 के 9 लोग जो हैं वो, और तमाम के तमाम लोग एक ही मैं ये बात करूँगा, एक ही कमरे में मौजूद थे, शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी है। अच्छा, ये अंदरून भाटी गेट में ना, ये अंदरून एरियाज जो हैं लाहौर के, वहाँ पर इतना बुरा हमारा वायरिंग सिस्टम है। मतलब अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं, हर साल ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि तारों में जो शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पे इतने गुंजलक और क्या कुछ चीज़ें होती हैं कि आप वहाँ पे इन चीज़ों पे पहले भी शिराज निसार हैं हमारे साथ जाए वकुआ पर, उनसे पूछते हैं। शिराज निसार, बताइएगा क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं वहाँ पर, किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया है? और लाजमी बात है उस घर में तो मातम करने के लिए भी अब बाकी लोग नहीं बचे होंगे। इस वक्त हम अंदरून भाटी मोहल्ला समय जहां पे अफसोसनाक वाकया पेश है वहां पर मौजूद हैं और डीसी राफिया हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मैडम ये बताइएगा, यहाँ पर जो एनी शाहिद एक ही उस फैमिली का शख्स जो है वो बचा है, उसका ये कहना है कि पौने घंटे बाद रेस्क्यू यहाँ पर पहुंची। देखिए, जो रेस्क्यू की कॉल इनको 2:27 पे रिसीव हुई थी, जिसपे 2:32 पे इन्होंने पहला रिस्पांस दे दिया था। इनिशियली पॉसिबिलिटी है कि शायद लोग खुद अपने तौर पे कोशिश कर रहे थे आग बुझाने की। 2:27 पे इनको रेस्क्यू को कॉल मौसूल हुई है और 2:32 के ऊपर पहली एंगेजमेंट हो गई थी और 8 मिनट के अंदर इन्होंने फायर टेंडर्स वगैरह भेज दिए थे। इधर ऑब्वियसली एक्सेसिबिलिटी के इशू। लेकिन जो एनी शाहिद है जो बचा है यहाँ पर, वो ये कह रहा है कि पौने घंटे बाद रेस्क्यू वाले आए हैं, जबकि एनी शाहिद जो मोहल्लादार हैं वो भी कोशिश करते रहे कि उनको बाहर निकालने की, लेकिन आग ज्यादा होने की वजह से जाँ भाग हुए हैं, जबकि चंद फरलांग के फासले पर यहाँ पर रेस्क्यू का ऑफिस भी है। देखिए, उसकी पूरी की पूरी डिजिटाइज्ड है वर्किंग, जब वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि कब कॉल मौसूल हुई, कब उनका इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, कब जो है गाड़ियां इधर आई। अगर कोई बहरहाल लैब्स है तो उसको भी देख लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें डिजिटाइज्ड है तो जब पहली कॉल उनको मौसूल हुई है उसके बाद से बताया जा सकता है। डीसी राफिया हैदर हमारे साथ मौजूद है। उनका ये कहना है कि जब कॉल मौसूल हुई उसके बाद फौरी रिस्पॉन्ड किया गया, लेकिन जो एनी शाहिद है मौका पर, उनका ये कहना है कि पौना घंटा बाद रेस्क्यू यहाँ पर पहुंची है। अगर रेस्क्यू वक्त पर पहुंचती तो शायद कुछ जाने जो है वो बचाई जा सकती थी। यहाँ पर डीजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। एक ही शख्स जो एनी शाहिद भी है वो यहाँ पर मौजूद है। उसका ये कहना है कि पौने घंटे बाद रेस्क्यूअर जो है वो पहुंचे हैं और अहले मोहल्ला जो है वो कोशिश करते रहे हैं कि आग बुझाने की। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी भाई, थैंक यू वेरी मच। भाई, जहाँ तक रह गया है, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये साने जो है ये बहुत बड़ा एक क़यामत सुगरा है और ये इस तकलीफ में, गम में मीडिया के भाई, दोस्त, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सब बराबर के इसमें हैं, इस गम में तमाम शरीक हैं। इसमें मैं बताऊं कि इसमें जिस वक्त ये तमाम कॉल मसूल हुई है उसके बाद से ये जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है वो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। इस फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए लोकल जो यहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स हैं, इनमेट्स हैं और बाकी ने तमाम ने कोशिश की, रेस्क्यू ने कोशिश की, लेकिन जो फायर जो काफ़ी ज़्यादा था, जो इनिशियल प्रॉब है उसमें हमने जो ये घर है, इस घर में एक एग्जिट रूट भी है, ऊपर खिड़की है, लेकिन काफ़ी फर्नीचर सामान पड़ा हुआ था, उस चीज़ को भी देख रहे हैं। अली भाई, ये एक एनी शाहिद है जो इस पूरी फैमिली में वाहिद शख्स है जो माशाल्लाह जिंदा बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसका ये कहना है कि पौने घंटे तक कोई मदद को नहीं पहुंचा, क्या कहेंगे? आधा पौना घंटा लगा। हमने बहुत कॉलें की, जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने छत क्रॉस की तो मोहल्ले में आवाज चीखो पुकार, अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारी मदद के लिए आ गए, लेकिन पानी के लिए ऐसा कोई भी हल नहीं था हमारे पास कि हम लोग उसको बुझाने की कोशिश कर सकें। लेकिन उनको आवाज जब दी ना कि आप लोग छत पे चले जाओ, तो उन्होंने कहा ओके, मुझे आवाज आई कि छत पे है, तुम सेफ हो। मैं कहा नीचे हूँ मैं, क्योंकि ब्लास्ट जब हुआ ना वो एसी इसका फ्रिज का मुझे कहते तुम, मैं कहा ओके, हमें एक दूसरे की वो आवाज को कर रहे थे। अच्छा बेटा, आप आग लगने के बाद फौरी नीचे आए हो, घर के अंदर से ताला क्यों लगाते हो रात को? कुछ चोरी वोरी का डर है? हमारे शुरू से ही अब बच्चे छोटे छोटे हैं, ये अमूमन रात को
ताला खुला, जो दरवाजा वो खोल देते हैं। आप ये समझते हैं कि जिस तरह चंद फरलांग के फासले पर दफ्तर है रेस्क्यू का, वो बर वक्त पहुंच जाते तो कोई जान बचाई जा सकती? सर कुछ नहीं कह सकते, जैसे वो हमारे लिए जितना हमारा डैमेज हुआ है तो वो तो कोई वापस नहीं कर सकता। उनसे कहा भी है। बहुत शुक्रिया शिराज आपका, और इंतहाई दुख, मतलब अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं आपके। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, एक ही कमरे में एक ही ख़ानदान के लोग इस तरह जल के इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद करे। और आखिरी बात, हमारे जो सियासतदान है या हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि इन अंदरून के एरियाज़ में, ये कि पहला वाक़या भी नहीं है, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम बात कर रहे हैं। ये अभी हम जो खुशकिस्मत लोग बैठे हैं, हम टीवी पर आकर आप ह्यूमन लोगों से खबरें भी सुन रहे हैं, प्रोग्राम में गपशप भी हो रही है। एक टाइम आएगा जब हम रिप्लेस हो चुके होंगे और रोबोट्स में होंगे, और रोबोट्स जो है ना वो आपको खबरें दे रहे होंगे। और एक बड़ी मजे की चीज़ है, मतलब मैं पहले भी ये बात कर रहा था, हमारी जॉब्स इंटरेस्टिंग नहीं, अकल दंग रह जाती है कि साइंस ने इस हद तक तरक्की कर ली है। आज से 10-15 साल पहले अगर आप किसी से ये बात करें कि इंसानों की जगह रोबोट्स जो हैं वो खबरें दे रहे होंगे, इंसानी सवालात के जवाबात दे रहे होंगे, इंसानों को उनके मसाइल का हल बता रहे होंगे, आप सोचें मतलब अनबिलीवेबल। अगर हम भी ना देखें तो कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन साइंस की तरक्की और इतनी ईजादात ने इंसान को वाकई में हैरत में मुब्तला कर दी है। अब आप देखें कि ये सहाफ़ियों ने रोबोट से गुफ्तगू की है, उनसे, और रोबोट ने सवालात के जवाबात दिए, और उस रोबोट ने इस चीज़ का एतराफ़ किया। चलो शुक्र है, रोबोट सच्चे होते हैं, उसने इस चीज़ को माना है, उसने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि हम तमाम सवालात के जवाबात नहीं दे सकते। अल्टीमेटली इंसान होता है, तो उसने इस चीज़ को कन्फेस किया है। इंसान होता है, इंसान बनने वाला बने तो फिर इंसान होता है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम तो इंसान गधे होते हैं या फिर इंसान जाहिली होते हैं। तो जनाब आपको हम बता रहे थे कि रोबोट्स ने कम से कम साइंस को तो जो है ना, इंसानों को तो हैरत में मुब्तला कर दिया है, लेकिन रोबोट ने जिस तरीके से सवालात के जवाब दिए हैं, ये आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग इस लिहाज से है कि आपको, अगर आपने जदीद तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद को हम आहंग ना किया, उसवार ना किया, ख़ुद को इन्हेंस ना किया, तो रिप्लेस हो जाएंगे। अभी जो आगे नेक्स्ट फ्यूचर है, ये स्टडी जॉब सिक्योरिटी के हवाले से बहुत से खदशात और सवालात जन्म ले रहे हैं। काम आता होगा, जिसको 5th जनरेशन वॉर से भी हम आगे आ चुके हैं, तो जिस पर उसको काम आता होगा वही जो है वो अचीव कर सकते हैं। IT एक्सपर्ट उबैद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उबैद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उबैद, ये बताइएगा कि AI के हवाले से जिन खदशात का बारहा इजहार किया जा रहा है, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में जॉब सिक्योरिटी के हवाले से बहुत से खदशात जन्म ले सकते हैं, इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? ओके, सो आई गेस इन अ शॉर्ट टर्म बिल्कुल करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और AI इज इन द मार्केट और इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ग्लोबली। 20 to 30% का जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है, और इट्स एक्सपेक्टेड कि ये इट वुड बी मोर देन $400 बिलियन मार्केट। ठीक है, अच्छा, सो इन लॉन्ग रन इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, शॉर्ट टर्म में होगी। क्योंकि अगर आप देखें, मैं सिर्फ आपको 2 स्टैट्स बताता हूँ इस पे कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो मैकेंजी की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 400 मिलियन वर्कर्स ग्लोबली जो है वो इफेक्ट होंगे। ठीक है, 400 मिलियन वर्कर्स जी इफेक्ट होंगे, कि मतलब 2016 to 2030। ठीक है, और जो ग्लोबल वर्कफोर्स है 15 to 20% उनको इम्पैक्ट आएगा, मतलब ये डिप आना है। बट ऑन अदर हैंड, बिकॉज ऑफ AI 97 मिलियन जॉब्स जो है वो ये न्यू जॉब्स भी क्रिएट होनी है, और ये नंबर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिसर्च के अकॉर्डिंगली। सो व्हाट डज इट मीन कि जॉब्स ऑब्सोलीट होंगी और नई जॉब्स क्रिएट भी होंगी। अब इसके बीच में जो ह्यूमन है उनको ये देखना है कि उन्होंने ऐसी स्किल सेट को डेवलप करना है जो कि या तो सॉफ्ट स्किल्स पे अपने काम करना है, या तो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज पे काम करना है, जो अपडेटेड मॉडर्न डोमेन्स आ रही हैं इन पे अपने आप को मोल्ड करना है, इवॉल्व करना है। तो पाकिस्तान में मैं स्पेशली ये देखता हूँ कि जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम बहुत जल्दी
जो है वो एक नैरेटिव बना लेते हैं कि एआई आ गया तो हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें एआई के साथ वी नीड टू वर्क अलोंग विद एआई, इट्स जस्ट बिकॉज कि हमें एआई बेटर करेगा और एआई के साथ ही हमें नई जॉब्स और क्रिएट होनी है। देयर इज अ लॉट टू डू इन दिस पर्सपेक्टिव। तो ऐसा नहीं है जो सो बेसिकली हाई लेवल ऑब्जेक्टिव इज जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने आप को जो है वो इवॉल्व करवाएंगे और इफ यू विल अंडरस्टैंड के अकॉर्डिंग टू द न्यू नीड, अगर आप अपने आप को नई चीजों को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है फिर प्रॉब्बल नहीं होगी। सो ये जो अच्छा उबैद ये बताइएगा, ये वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर जॉब सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा खदशा है? मसलन अगर हम बात करें मौजूदा हालात के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिप्लेस हो सकती हैं? ओके देखिए, सो आई गेस ऐसी कोई भी चीज जो रेपिटेटिव वर्क जितना भी है वो रिप्लेस होने वाला है, ठीक है। जो बेसिक डेटा एंट्री है वो ऑफिस वर्क होता है बिल्कुल होने वाली है, ये ऑफिस वर्क हो गया। मतलब ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे ह्यूमन टच नहीं है और एक सर्टन पैटर्न है और एक डिफाइंड पैटर्न है और उसमें एक ह्यूमन जो डेली बेसिस पे आता है सेम पैटर्न पे सेम उस काम को अपने रिपीट करता है, ऐसी हर चीज जो है वो एलिमिनेट होती चली जाएगी। वो सिस्टम लेता कोई मीटिंग्स जो मीटिंग नोट्स होते हैं, मीटिंग मिनट्स जो नोट करते हैं के लिए वो भी रिप्लेस होंगे। कंटेंट के लिए जो लोग होते हैं इवन हम लोग भी एंकर हमारी पूरी टीम रिप्लेस हो जाएगी। आई गेस देखिए न्यूज एंकर आ गए हैं, इसी तरह फिर आपकी जो ऐसे टूल्स आ गए हैं, ऑनलाइन नोट्स ले सकते हैं। फिर इसी तरह इवन के यहाँ तक कि जो टूर प्लानर है, टूर गाइड है, वो ये वाले एरियाज रिप्लेस हो रहे हैं। फिर अच्छा मुझे ये बताइए उबैद, रोबोट्स क्या झूठ बोल सकेंगे? क्या ये भी टेक्नोलॉजी? वो इंसान नहीं है, ये झूठ बोलने का मैं क्या अगर तो रोबोट्स पॉलिटिशियन को रिप्लेस करेंगे ना तो वो झूठ बोल सकेंगे। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, रोबोट के पीछे भी इंसान है, ठीक है। और तो अगर इंसान अगर झूठा होगा ना या अगर उस इंसान का काम अच्छा नहीं होगा तो रोबोट कभी भी सच नहीं बोलेगा। तो देयर विल बी अ गुड रोबोट्स, देयर विल बी अ बैड रोबोट्स एंड दे विल रिप्रेजेंट देयर ऑनर्स। सही है, तो ऐसे वो ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि रोबोट्स भी 100% गुड तालिबान और बैड तालिबान के बाद पेशे खिदमत है गुड रोबोट्स और बैड रोबोट्स। या एग्जैक्टली। सो इसका मतलब उबैद सॉरी टू इंटरप्ट, ये बताइएगा इसका ये मतलब है कि रोबोट्स क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं? ऑब्वियसली होंगे। आप अपनी देखें, अगर हमें इस चीज का भी आइडिया नहीं है कि ये जो ड्रोन हो गया जो अटैक्स करते हैं ये सारे रोबोट्स ही हैं, ये और क्या है? जो ह्यूमनलेस ड्रोन्स हैं ये रोबोट्स ही हैं और ये सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मैनेज हो रहे हैं, एआई के थ्रू ही मैनेज हो रहे हैं। और इसमें आप अमेरिका को देख लें या इसमें रशिया को देख लें, जो आपकी जो ये वाली साइड एमिनेशन वाली साइड है या जो आपकी मिलिट्री वाली साइड है उसमें तो काफी ज्यादा एनहेंसमेंट हो चुकी है। नहीं अब हमारे क्रिमिनल्स भी जो हैं वो एडवांस हो गए हैं। ये खबर मैं देख रही थी कल परसों की बात है, 6 किलो हेरोइन एक रोबोट के जरिए लेकर जा रहे थे। वो ओवरवेट होने की वजह से वो रोबोट गिर गया और पुलिस के हाथ वो हेरोइन लग गई। लेकिन माल बरामद जिसका भी था, जिसका जो भी ये रोबोट ऑपरेट कर रहा था, तो असल किरदार तो बच गया ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई माल आपके पास बरामद होगा रोबोट पे तो मुकदमा करने से रहे, रोबोट को तो गिरफ्तार। अब देखिए पाकिस्तान में इतनी तरक्की हो रही है, एडवांसमेंट आ रही है। आई गेस देखें इसमें जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो इसको रेगुलेट करना चाहिए, इसकी पॉलिसी बननी चाहिए ग्लोबल लेवल पे। एब्सोल्युटली। और इसको मैनेज नहीं करेंगे ना, ऑब्वियसली अगर हम इसको मैनेज नहीं करेंगे, अगर हम इसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली। अच्छा उबैद, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट लेवल पे हमारे मुल्क में इस बात की रियलाइजेशन है कि एआई कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन लेकर आ रही है? क्या कुछ चेंज होने जा रहा है? हम लोगों को बीइंग ए सोसाइटी या बीइंग ए मुल्क, बीइंग ए कंट्री, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन लोगों को इस चीज़ का इदराक है? अच्छा देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें जो है गवर्नमेंट हो गया या अभी तो हम बहुत बेसिक्स से पे स्ट्रगल कर रहे हैं। हम दुनिया की 3rd-4th लार्जेस्ट जो है फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो एआई होगी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ऐसी जितनी भी अपडेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, ना गवर्नमेंट इस पे कोई सच प्लान कर सकी है अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरा नॉलेज है। ना इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर उस तरह से अभी तक काम कर रहा है इतना ज्यादा। बहुत रेयर कंपनीज हैं, बट हाँ दुनिया में ये चीज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है। गवर्नमेंट को आइडिया जरूर होगा इस हद तक कि बस सुन के उनको इस चीज का आइडिया होगा, हाँ ये तो बहुत, जैसे हमें पता है ना, मुझे और आपको, गवर्नमेंट को भी बस इसी हद तक पता है।
अच्छा ये वैसे आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। आप देखिए कॉल सेंटर्स पर पता नहीं कितने लोग जॉब करते हैं, और जब सब रोबोट्स के ज़रिए ही हैंडल किया जाएगा कस्टमर की कंप्लेंट्स को और सब कुछ इस तरह किया जाएगा, इस सेक्टर से भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो वाइप आउट हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज की जगह रोबोट्स रिप्लेस हो जाएंगे। और गवर्नमेंट लेवल पर अभी तक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। थैंक यू सो मच उबैद फॉर योर टाइम, और बड़ा अच्छा आपने निशानदेही की है कि मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, अभी से पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, ताकि आगे जाकर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, आगे जाकर मसले मसाइल ना हो। अभी से अगर हम एक प्रॉपर सिस्टम के तहत आएंगे, फिर जाकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आगे जाकर कॉम्प्लिकेशंस हो। लेकिन उससे भी पहले जो ऐसे यंगस्टर्स हैं, जो ऐसे इदारे हैं जो कि एआई पर काम कर रहे हैं, इस पर मज़ीद उन्हें गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे, और जो ऐसे शॉर्ट कोर्सेज़ हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए हैं उन तमाम यंगस्टर्स को जो कि अपनी स्टडी के बाद, एफए के बाद या मैट्रिक के पेपर्स के बाद फ्री हो जाते हैं। वो 3 मंथ्स के लिए कुछ ऐसे कंपल्सरी शॉर्ट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है। हम तो पहले है। ही पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं इस हवाले से रोना रो रहे हैं, पहले ही जॉब्स नहीं हैं, तो अगर हमने अपने आप को इस हवाले से हमाहंग ना किया तो हम तो बिल्कुल भी उसमें मार खा जाएंगे। बहुत शुक्रिया उबैद आपके वक्त का, और यही बात है कि हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ का इदराक करना चाहिए। हमारा मुस्तकबिल इससे जुड़ा है, और वही नेशंस ने तरक्की की है जिन्होंने अपने आप को इन्हेंस किया है जदीद तकाज़ों के मुताबिक। उसके अलावा हमेशा से फिर कौमें वही पीछे रही हैं जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकी हैं, फिर वो हालात का रोती नज़र आई हैं। अच्छा खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक भिखारी की बात करते हैं। आपके बहुत मैं क्या फिर हम क्रिकेट की बात करने लगे और इंडिया को इतना ग्रिल करते हैं। क्रिकेट की बात नहीं है। अच्छा हाँ। हम किसी को कोई टॉन्ट करना हो, कुछ कहना हो तो कहते हैं चल यार भिखारी है तो भिखारी ना बनो। ये वो हम तो वैसे मिन्नतें ना करो, चलो मिन्नतें ना करो, भिखारी ना बनो। लेकिन एक इंडिया में एक भिखारी ऐसा भी है जो आपसे और मेरे से, हम दोनों से कई गुना ज्यादा, बल्कि बहुत ज्यादा उससे अर्निंग कर रहा है जी। अच्छा फिर आप ये देखें, फिर आप ये देखें कि उस भिखारी की ने भारत के अंदर मुंबई में एक फ्लैट भी खरीद रखा है। क्या बात है। मतलब ऐसे भी हैं कि पैसा सबसे चंदा मांग मांग के उसने क्या पैसा इकट्ठा किया है। 2 दुकानों का मालिक भी है। मुंबई के अंदर फ्लैट, आपको पता है कितने एक्सपेंसिव होते हैं फ्लैट खरीदना मुंबई के अंदर, तो सबसे एक्सपेंसिव है रेजिडेंस, वहाँ के रेजिडेंस सबसे एक्सपेंसिव है, और वहाँ पर फ्लैट भी हैं, 2 दुकानें भी हैं, और भीख मांग के इसने ये सब कुछ इकट्ठा किया। इंडिया में भी खाली ये भिखारी इस तरह नहीं है, पाकिस्तान में भी बेशुमार ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जहां पर पाकिस्तान में भी बेशुमार ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि भिखारियों की दौलत का, वेल्थ का अंदाजा लगाया तो पता चला है वो गाड़ियों पर आते हैं। क्या बात, गाड़ियों पर आते हैं, गाड़ियां साइड पर लगाते हैं, पैसे मांगते हैं, और 1-2 अक्सर ऐसे हमें वो सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज देखने का मौका मिलता है। तो एक भिखारी को पकड़ा और उससे पूछा कि आपकी मंथली अर्निंग क्या है, डेली अर्निंग क्या है, तो उसकी डेली अर्निंग 8 से 10 हज़ार रुपया थी उस भिखारी की। अच्छा नहीं, ये जो शख्स है ना इंडिया में जो पकड़ा गया है, जब इससे पूछा ना कि आपकी माहाना इनकम क्या है, तो उसने कहा मैं 70 से 75 हज़ार रुपया माहाना कमा लेता हूँ। अब इसको कमाना ही कहूँगी मैं, मांगने से तो वही ना, कमा ही लेता हूँ। तो मैं जनाब वो रोज का तकरीबन 2-3 हज़ार रुपया कमा के जाता है, और महीने का जनाब ने बताया कि मैं 60-70 हज़ार बड़े ये जो सड़कों पर भिखारियों की इतनी भरमार नजर आती है, ऐसे ही नहीं है, कमाते हैं तो सड़कों पर आते हैं। एब्सोल्युटली। आगे क्रिकेट की बात करते हैं। खेल की बात में जी वही पाकिस्तान और इंडिया का तो है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया से अच्छी खबर ये है कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक डेडलॉक था ना, वो अब थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। जनूबी अफ्रीका के शहर जो डर्बन है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कमेटी के सरबराह है ज़का अशरफ साहब, उनकी जानिब से कहा गया है कि जो ICC के सालाना इजलास की साइड लाइन्स में मुलाकात हुई है ज़का अशरफ की और BCCI के चेयरमैन की इंडिया की तरफ से। अब कुछ नजर आ रहा है कि सॉफ्ट स्पोर्ट कुछ पैदा हुआ है, कुछ मामला जो है वो दोनों जाने के इम्कानात तो ताज़ा हुए हैं, बिल्कुल ताज़ा हुए हैं। और अब ये भी ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान आ सकती है भारतीय टीम। इस चीज़ के भी उन्होंने ज़का अशरफ ने दावत भी दी और फिर दावत जो है वो कबूल भी कर ली गई है। तो अभी उम्मीद ये की जा रही है, अल्लाह करे। वैसे तो मैं तो उसको खुशगुमानी ही समझता हूँ, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। भारत इतना अच्छा नहीं है, ब्रेक थ्रू है, मुलाकात हुई है। अल्लाह करे ये मुलाकात रंग लेकर आए, और जो दोनों मुल्कों के अवाम हैं वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का टाकरा हो, और ख़ासतौर पे पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत देर से इस खेल को देखने से महरूम है। भारत की टीम पाकिस्तान आएगी और आवाम को एक बड़ी एक्टिविटी, फेस्टिविटी देखने को मिलेगी। और उसके अलावा आप ये देखें कि
दोनों ममालिक में कुछ ना कुछ जो है ना हालात ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। बहुत अच्छे। ज़का अशरफ ने इतने अच्छे से एक तो मुलाकात किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप जब यहाँ पर आएंगे ना तो आप पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को कभी नहीं भूलेंगे, आप एक बार आए तो हम बड़े मेहमान नवाज कौम हैं। हमने उनके अभिनंदन की इतनी मेहमान नवाजी की थी, जो कि पाकिस्तान में इधर वो बॉम्ब गिराने आया था उसको हमने चाय पिला के भेजा था, तो ये तो फिर हमारे मेहमान हैं। तो यहीं से आप हमारी मेहमान नवाजी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान नो डाउट मेहमान नवाजी में, हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़्यादा आगे होता है हमेशा से। अब भारत का हमने तो हमारे चेयरमैन पीसीबी ने मुलाकात भी कर ली है, अब देखते हैं कि भारत आता है या वही उसकी पुरानी रविश बरकरार है। लेट्स सी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाजरीन, अब जो एक स्टोरी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, बड़े बड़े मोहब्बत के किस्से, मोहब्बत की बड़ी बड़ी दास्तानें आपने सुनी होंगी। हमेशा से हम सुनते आए हैं किस्से कहानियों में कि लैला ने अपने मजनू के लिए क्या क्या जतन किए, ससी हीर माहीवाल के क्या क्या किस्से हैं। हाँ, मजनू ने किए, चले किसी दोनों ने किए, लेकिन किस्से कहानियों में तो हम चीज़ें देखते आए हैं। मूवीज़ के अंदर भी मोहब्बत की बड़ी बड़ी दास्तानें के अपने महबूब को पाने के लिए आशिक किस हद तक गुजरता है। लेकिन आज जापान की असली कहानी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। उस अनोखे आशिक की कहानी है जिसने 6 माह तक GPS के ज़रिए यानी कि सफ़र किया और प्रपोज़ करने के लिए उसकी, जिससे वो प्यार करता था, जिस लड़के, यातुशी उसका नाम था, उसकी सालगिरह पर, 31वीं सालगिरह पर वो उसको प्रपोज़ करने के लिए सफ़र पर निकले और 6 माह तक मुसलसल महवे सफ़र रहे। अपनी गाड़ी में सोता था, अपनी गाड़ी में खाता पीता। ऐसे ही लोग कहते हैं कि अब वो मोहब्बतें नहीं रही, अभी भी मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। नाम आ गया है, गिनीज बुक जो है उसमें उसका नाम आ चुका है। और क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा लॉन्ग जो GPS आर्ट है वो जो उसमें रिकॉर्ड बनाया है, इसके बाद वो ये मुख्तलिफ जगहों से होते होते एक पूरा फिर हार्ट शेप में उसने उसे प्रपोज किया, मैरी मी जब उसने लिखा, और फिर उसके बाद उसके अंदर एक दिल के अंदर तीर भी। मुझे ये लगता था कि सिर्फ पाकिस्तानी आशिकों के काम होते हैं ना, कि दिल बना के तीर और नीचे से खून के 2-3 कतरे भी होते हैं खून के, तो GPS उसने GPS के जरिए दिल बनाया और दिल के अंदर से इसने ये वाली जो नकल है ना, ये पाकिस्तानियों की है। मैं बेट लगा के कह सकता हूँ ये सिग्नेचर मार्क, ये ट्रेडमार्क पाकिस्तानियों का है। वो जो आशिक होते हैं ना, नाकाम आशिक, तो उनकी अक्सर आप देखें ना, उन्हें पहले कार्ड्स भी होते थे, ईद कार्ड्स वगैरह पे ये मैरी मी आप देख रहे हैं, ऐसे GPS ट्रैक के जरिए उसने मैरी मी उसको प्रपोज किया उस लड़की को। अच्छा, मुझे ये बात, उसने लड़की ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, कर लिया ना। अभी भी ना करते तो फिर कब लड़की ने एक्सेप्ट उससे भी बड़ी न्यूज़ होती है वैसे क्या होता है अगर लड़की ना बोल देती। और अच्छा, इन भाई साहब ने इससे पहले टोक्यो से बाहर कदम भी नहीं रखा था। ओके, इससे पहले इन्होंने टोक्यो से बाहर कदम भी नहीं रखा था, लेकिन सच्ची मोहब्बत थी जिन्होंने उनको टोक्यो से बाहर निकाला और 6 माह तक गाड़ी में ये सोए हैं, गाड़ी में ही इन्होंने नींदें पूरी की हैं। तो जनाब ये है ऐसे सच्चे आशिक को वो लोग कहाँ पे हैं जो कहते हैं कि अब सच्ची मोहब्बतें नहीं रही, अभी भी ऐसे आशिक मौजूद हैं। 2 साल के बाद देखेंगे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अभी आपको जिस मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो है जी वो तमाम लोग जो कि वज़न कम करना चाहते हैं और डाइटिंग कर कर के ख़वातीन तो मर जाती हैं कि भूखे रह रह के जब उन्होंने वज़न कम करना होता है ना, आपके बॉडी के अंदर जो फैट स्टोरेज इतना ज़्यादा होता है उसको यूटिलाइज करने के लिए इंसान रहता है भूखा। जब भूखा रहता है तो वीकनेस होती है। तो हमारे साथ जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं वो है जी डॉक्टर आसिफ मुश्ताक, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है और मुसन्निफ भी हैं। 1 पैक टू 6 पैक उनकी किताब का ये नाम है और इसके अंदर वो तमाम नुस्खे मौजूद हैं जो आप फिटनेस के लिए हासिल करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ साहब, आपको हमने जहमत दी, आपको हम खुशामदीद कहते हैं, माजरत। अच्छा, ये बताएं कि अब किताब का आइडिया कैसे आया? वरना इससे पहले लोगों के लेक्चर्स होते हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, लोग यूट्यूब पर आते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आपने तो फिटनेस पर मुश्तमिल पूरी किताब ही लिख डाली। सर, ये आइडिया कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैंने अपना जो वेट लॉस किया तकरीबन 2 साल पहले, व्हेन पीपल वर आस्किंग मी कि जी आपने अपना वज़न कम कैसे किया, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है इसकी। देन आई रोट अ बुक, तो आई डिड सम रिसर्च, उसमें मैंने रिसर्च की और फिर किताब लिखी। तो आई रियलाइज़ कि काफ़ी सारे लोगों को वज़न कम करने की ज़रूरत है। मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और रिसर्च की बेस पे ये बुक लिखी। राइट। तो वो लोग जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं
उनके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और रेमेडीज़ ऐसी क्या हैं, और इस बुक के अंदर मतलब अगर आप शॉर्टली ब्रीफली हमें बता सकें कि क्या कुछ आपने एक्सप्लेन किया है, बॉडी फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है? अच्छा, इसमें काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वेट लॉस के बारे में। आजकल जो इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो बेसिकली चल रहा है वो है बिजनेस ओरिएंटेड। तो लोग पैसा कमाने के लिए बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मैंने जो अपनी किताब में लिखा है, जो ऑडियंस अगर उसको लें और उसको रीड करें तो दे विल अंडरस्टैंड कि जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको मैंने निगेट करने की कोशिश की है। बेसिकली ये आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझें तो आपको अपना जो फर्स्ट मील है उसको लेट करना होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में नाश्ते के बड़े शौकीन होते हैं लोग, विच इज़ फाइन, लेकिन अगर आप अपना नाश्ता लेट कर दें और खाली पेट अगर वॉक करें और नाश्ता लेट कर दें, ये 2 स्टेप लें और सब्र करें, वेट करें तकरीबन 1-2 महीने, तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल डाइट प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है या कोई। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने नाम लिखा है, किताब का नाम रखा 1 पैक टू 6 पैक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है। तो ये आइडिया कहाँ से आया और कितना ड्यूरेशन में आपने ये किताब को मुकम्मल किया? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। असल में जिस बंदे को ये पता होता है कि फिटनेस क्या चीज़ है या वेट लॉस क्या चीज़ है, उसको ये आइडिया होता है कि आपकी जो हर जगह से फैट कम हो जाती है व्हेन यू ट्राई लूजिंग वेट, लेकिन जो एब्डोमेन होता है उसकी जो फैट है वो जाती है आखिर में, सबसे आखिर में जाती है। तो इसका मकसद ये था कि लोगों को बताना कि द लास्ट फाइनल पर्पस, फिजिकल पर्पस, कि वो ये होता है कि आपका जो एब्डोमेन की शेप है दैट बिकम्स फ्रॉम चेंज फ्रॉम 1 पैक टू 6 पैक। वो बेसिकली लोगों को ये फिजिकल शेप की आइडिया देने के लिए, अदरवाइज इट्स अ वेट लॉस बुक। जरूरी नहीं है कि जिसको 6 पैक चाहिए वो ये बुक पढ़े। बेसिकली तो ये किताब वजन कम करने के लिए है। जिसको वजन कम करना है वो उसको सिर्फ बड़े सिंपल स्टेप्स इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं कि आपने क्या करना है। आपका स्टेप वाइज अप्रोच है कि हम लोग जो है वो स्ट्रगल करते हैं अपनी डाइट से, अपने खाने की हैबिट से। इसमें बड़ी प्रैक्टिकल चीजें बताई हुई हैं कि जी आपने क्या करना है। मैं वही पूछना चाह रही थी, आपने बोला स्टेप वाइज है सब कुछ। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि वो जो भी हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, इसमें क्या, जैसे आपने बताया कि खाली पेट वॉक कर लें और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा डिले कर दें, इसके अलावा किस तरह से है? विद डाइट ओनली या आपने इसमें कुछ एक्सरसाइज भी लिखी हैं? फिर डाइट के हवाले से क्या कुछ खाना है, क्या कुछ नहीं खाना, क्या ये भी सब कुछ एक्सप्लेन किया है? अच्छा, जो अगर आप देखें आजकल वो कुछ लोग जो होते हैं वो डाइट पे बहुत ज़्यादा जोर करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज पे बहुत जोर करते हैं। जो मेरी किताब है वो बेसिकली मैंने डाइट, एक्सरसाइज एंड माइंड, इसको जब तक आप इनको अगर आप जब तक आप सिंक नहीं करते तीनों को इन अ वे दैट वर्क्स बेस्ट फॉर लूजिंग वेट, यू डोंट गेट सस्टेनेबल रिजल्ट। क्या होता है कि आप डाइट करते हैं तो आपको 1 महीने 2 महीने आपकी बॉडी कहती है ठीक है चलो डाइट कर ली, अभी वजन कम हो गया, उसके बाद फिर आप यू गिव अप, क्योंकि वो आपको सस्टेनेबल नहीं होता। अगर आप इसको आप सिंक करते हैं डाइट को एक्सरसाइज के साथ और आपका माइंड सिंक करता है जब विद ऑल द नॉलेज एंड इसमें ह्यूमन जो साइकोलॉजी है वो भी एक्सप्लेन की हुई है कि इनिशियली क्या होता है कि पहले 1-2 महीने में वजन कम नहीं होता। तो हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता कि बॉडी जो है वो प्रोटेक्टिव मोड में चली गई है, वो वजन होल्ड ऑन करती है। अगर आप सही डायरेक्शन में भी हैं तो पहले 2 महीने आपका वजन कम नहीं होगा। अच्छा, लास्ट डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस किताब को लिखने के बाद फीडबैक कैसा आ रहा है, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है और इस वक्त बुक रीडिंग का रुझान वैसे ही लोगों में बहुत कम है, और इतनी ज़बरदस्त ये जो आपने किताब लिखी है इतनी मेहनत के बाद, तो कैसा फीडबैक आपको आ रहा है?
अल्लाह का बहुत शुक्र है, पीपल आर लविंग इट, वो दे आर फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल। जैसे मैंने पहले बताया कि लोग डेस्परेट हैं वजन कम करने के लिए, उनके पास कोई एक क्या उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं थी इससे पहले कि जी कैसे वजन कम करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग डाइट पे फोकस करते हैं, कुछ कहते हैं ये एक्सरसाइज। चलिए नहीं डॉक्टर साहब, आपको शुक्रिया आपका, और अल्लाह करे कि जो आपने किताब लिखी है आपकी मेहनतें रंग लाएं और लोग आपकी इस किताब को पढ़ें भी। हमें नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।